आपको कोई क्यों सुने, कोई क्यों देखे और आशुतोष महाराज की क्या क्या कुंडली आप खोलने वाली हैं आज। रातों रात एक वीडियो ये करते हैं अपनी पोस्ट, और वो भी बोला गया सब पोस्ट करें। वो रोते हुए की वीडियो है, उसमें इसने कहा नवनीत राणा। कहने के साथ में एक बात याद रखिएगा, हो सकता है मैं आपसे आपकी कही हुई कुछ बातों के सबूत भी मांगूंगा। मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण विजन सभा की संगठन महामंत्री ये घोषित करती हूँ, यदि मेरे भाई को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। आप सोच सकते हैं, ये आपके नाम से मेरे नाम से पोस्ट इन्होंने टैग कर दिया मुझे। जेल में कितने दिन रहे ये? जेल में लगभग 2 महीने, उनकी बेल जब तक हुई। अच्छा। बेल कराई गई इधर से हाई कोर्ट से। तो जब हम गए ना थाने में, यहाँ से मैं बताती हूँ जो मेरे को झटके लगा ना, जो मुझे लगा जिंदगी में कि शायद मैं मूर्ख हूँ। ये बात करते हुए बल्कि मैं देख भी पा रहा हूँ आपकी आंखें भी। राशिद जी, मैं वहाँ से जब वापस आई ना, मैं समझ पा रहा हूँ मेरे जीवन का पहला वो था कि वहाँ मुझे पता नहीं था, जब आप जेल में जाते हैं ना तो यहाँ पे कोई स्टैंप लगाते हैं आपके हाथ में, ठीक है। वो स्टैंप मैं रास्ते पर मिटाने की कोशिश कर रही थी कि मैं एक परिवार, मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दिया था कि हाँ जाओ, लेकिन मैं सोचती रही कि मेरे घर में मेरे बच्चे देखेंगे, पूछेंगे क्या है ये। राशिद जी, मैं तो नहीं चाहिए आपको। आप जेल में मिली और आपकी आंखें खुली, आपके हस्बैंड ने ये कहा कि अरे कोई केस बचा भी है जो इसमें ना हो। ये 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा मैं। ये प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ के प्रबंधक कैसे बने, और जिसके प्रबंधक अभी भी हैं, अपने आप को पीठाधीश्वर कहते हैं आके, और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा कब ली? क्योंकि आपका ये कहना है कि इन्होंने कैलाशानंद महाराज जी से दीक्षा ली है, तो फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा कब ली? बबीता जी, मेरा सवाल ये है कि कोई डर नहीं है। फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि 5 साल तक आप चुप क्यों थी? आपने अभी तक इस इंटरव्यू में कई आरोप लगाए हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके आरोपों में दम है या फिर नहीं, सच्चाई है या फिर नहीं है, तो जनता ही फैसला करेगी। बिल्कुल करेगी। क्या आपके पास में सबूत है? यानी ये जो बात कर रही हैं बबीता जी, ये बात है 2019 की, राखी बांधते हुए आशुतोष जी महाराज को। ये तो एक बात हो गई, लेकिन मैं फिर से आपसे ये पूछता हूँ कि आपने कई आरोप लगाए हैं, आरोपों को लेकर के और कुछ साक्ष्य आपके पास में है क्या? कब का वीडियो है? ये वीडियो है 2019 का, और ये उसी समय का जब ये गोरखपुर से हम इनको लाए थे उठा के। ये आपने रिकॉर्ड किया है? मेरी मदद कर तो मैं परिवार पूरा बर्बाद हो गया। मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी, आप मेरी एक बार मेरी बात टीवी तक चलाओ के लिए, मेरा ये निवेदन है, मेरा बच्चा हो सकता है। मेरी जान को खतरा है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, और साथ ही एक के नाम नहीं लेते, डेप्यूटी सीएम का नाम लेते हैं। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा के उनका क्या फायदा होगा? बयान दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि नाबालिग मासूम बटुक जो हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना। मैं क्लीन चिट उन्हें भी नहीं दे रहा, और क्लीन चिट आपकी बातों को भी नहीं दे रहा। मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के युद्ध होते हैं, कभी सोच करके देखिएगा। पहला युद्ध जो अस्त्र और शस्त्र से लड़ा जाता है, जिसे लेकर ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, कतर, बहरीन, यूएई, इन सभी मुल्कों में बात भी हो रही है, खबर से आप वाकिफ हैं। दूसरा युद्ध होता है कर्म युद्ध, जो शायद मेरे और आपके जैसे हमेशा लड़ते हैं। वो कर्म युद्ध जो कभी नौकरी के नाम पर, कभी व्यापार के नाम पर होता है। और हमारे हिंदुस्तान में तीसरा एक और युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं धर्म युद्ध, यानी अपने धर्म के लिए धर्म ध्वजा वाहक बन करके उसका संचार करना, प्रसार करना, और किसी भी तरह से उसकी डिग्निटी नीचे ना जाए, इस बात को सुनिश्चित करना। एक ऐसा धर्म युद्ध तथा कथित तरीके से 18 जनवरी 2026 को शुरू हुआ, याद है ना? प्रयागराज में माघ मेला, जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे, उनकी पालकी हटाई गई, एक अलग तरीके का विवाद हुआ। मैं उस विवाद के इतिहास में नहीं जाऊंगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद फरवरी आते आते शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक नए विवाद में फंसे, और विवाद था बटुकों के यौन शोषण का। यह मामला अदालत तक पहुंचा, हाई कोर्ट तक भी गया, गिरफ्तारी पर रोक लगी। अगली तारीख थोड़े ही दिन के बाद में है, लेकिन यह आरोप लगाया किसने? ये आरोप लगाने वाले थे आशुतोष महाराज।
आज एक महिला मेरे स्टूडियो में है जो ये क्लेम करती हैं, आई रिपीट, उनका अपना ये क्लेम है, मैं कहीं से भी ये क्लेम नहीं कर रहा, कि आशुतोष महाराज की कुंडली खोलेंगे, नाम बबीता शर्मा। इसके आगे का इंट्रोडक्शन अगर वो दें तो शायद कहीं ज्यादा बेहतर होगा। बबीता जी, थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हिम्मत और बहुत जिगरे के साथ में यहाँ पर आप बैठी हैं। ये हिम्मत आई कैसे, और थोड़ा सा बताएं कि आपको कोई क्यों सुने, कोई क्यों देखे, और आशुतोष महाराज की क्या क्या कुंडली आप खोलने वाली हैं आज। नमस्कार राशिद जी, मैं बबीता शर्मा, जैसे कि आपने बताया, और मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। मैं बहुत समय से एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ मेरा परिवार भी है, और मैं खुद बहुत आध्यात्मिक अपने आप को मानती हूँ। अच्छा। और दूसरा ये है कि जब आप अध्यात्म से जुड़े होते हैं और आपके आध्यात्मिक गुरुओं पे ही यदि लांछन लगने लग जाए, उस समय पे आपको हिम्मत जुटानी जरूरी है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि आप अपने संतान को पैसा तो दे जाएंगे, धन दे जाएंगे, लेकिन जो आपके संस्कार संस्कृति नहीं दे के जा पाए तो वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये हिम्मत मैंने जुटाई, जबकि आशुतोष जिसको कि महाराज कहना तो मैं कहूंगी बहुत ही गलत हो जाएगा। वो महाराज, ब्रह्मचारी, भृगुवंशी, ना जाने क्या क्या है। हाँ, वो हम आगे उस पे आएंगे। हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ उसका नाम सिर्फ आशुतोष ही लिया जाए, उतना ही बहुत है। दूसरी बात, हाँ ठीक है, आपकी ये निजी सोच है कि नाम सिर्फ आशुतोष ही लिया जाए। एक एक करके मैं बातचीत आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा आप ये बताएं, चूंकि आपने ये कहा ना कि धर्म के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में, और आपने ये भी बताया कि गुरुओं के साथ में या गुरु परंपरा के साथ में आप भी अपने आप को बांध करके चलने वालों में से हैं। किन गुरु के साथ में, क्या किसी पीठाधीश्वर के साथ में आप रही हैं, किन्हीं शंकराचार्य की सेवा में आप रही हैं, किस परंपरा के साथ में अपने आप को जुड़ा पाती हैं, और किस परंपरा के साथ में अपनी जिंदगी आपने दी है। देखिए, जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब से मेरे माता पिता एक सिद्धपीठ मंदिर है, माता दक्षिण काली का, जो कि हरिद्वार में है। अच्छा। वहां से मतलब हमारी बचपन की छुट्टियों का हफ्ता भर हम गंगा जी की गोद में और माँ की गोद में वहां बिता के आते थे। ठीक है। और वहां पर तब सुरेशानंद महाराज थे, जो कि वहां के पीठाधीश्वर महंत थे हरिद्वार में। ये बात है 1990 की। ठीक। उसके बाद 2006 में उनका ब्रह्मलीन हुए। ब्रह्मलीन होने के बाद वहां पर आए कैलाशानंद महाराज जी, जो कि उस टाइम पे वो जो अखाड़ा है वो ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। मतलब अग्नि अखाड़ा एक होता है, आप शायद उससे परिचित हो या दर्शक जानते होंगे। तो वहां पर ही ब्रह्मचारी की दीक्षा कोई दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो वहां से हम जुड़े रहे। तो उस जो गुरुओं का सानिध्य हमें शुरू से मिला, और उच्च गुरुओं का सानिध्य मिला, और वहीं से हमारी आध्यात्मिक जो जर्नी है वो भी शुरू रही। और धीरे 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 एक ये समझ में आया, लास्ट में अध्यात्म में मुझे एक चीज और समझ आई कि जो सत्य है ना, सत्य होना, मतलब सत्य को मानना, उसका पालन करना, वो बहुत जरूरी है। और किसी भी विधर्मी के साथ खड़े ना हो। बाकी जो हम पूजा उपासना है वो आपका अलग। विधर्मी कौन है? विधर्मी यदि आशुतोष है तो विधर्मी है। उसको और कैसे? और जिन पर आरोप लगे या फिर यौन शोषण के आरोप जिन पर लगे, वो क्या है आपकी नजर में? मैं आशुतोष पर बाद में आता हूँ, लेकिन जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे उन्हें क्या मानती हैं आप? देखिए, वो शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी, जैसे आशुतोष ने अपने आप को ब्रह्मचारी लिखा, मैं आपको बताऊं, कोई भी लिखता, लेकिन शंकराचार्य जी हर कोई नहीं लिख सकता। वो एक बहुत बड़ी परंपरा, आदि गुरु शंकराचार्य जी को यदि आप जानते हैं। आज मैं आपको राशिद जी बताऊं कि यदि किसी का कुछ, कोई कहता है ना हमारे यहाँ धन की कमी है, तो उनको क्या बोला जाता है? कनक धारा स्तोत्र पढ़िए। कहाँ से आया कनक धारा स्तोत्र? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। जब आप उस परंपरा को तो मानते हैं, लेकिन जब आप, आज बहुत सारे विवाद उठ रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं है शंकराचार्य, अरे वो एक परंपरा है। वो गुरु अपने शिष्य को बैठाता है, अगला गुरु उसको, इतनी लंबी परंपरा चलती आ रही है, तो उसको आप कैसे मना कर सकते हैं? यदि आप मना कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आदि गुरु शंकराचार्य की का बहुत सम्मान करता हूँ जी। वेद, पुराण, धर्म, सनातन परंपरा, इन सभी का बहुत सम्मान है मेरे मन में। लेकिन मेरा मन उस दिन बहुत दुखी हो गया जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने बटुकों का यौन शोषण किया है। इसके बाद फिर एक शख्स उन बटुकों को लेकर के पहले पुलिस के पास में गया, फिर माघ मेला पुलिस के पास में गया, जगह जगह गया, यहाँ तक कि एफआईआर भी लॉन्च नहीं हो रही थी, और बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं। तब वो नाबालिग थे वो बटुक, अब बालिग हो गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन तब वो नाबालिग थे। जब इस तरह का इल्जाम किसी शंकराचार्य पर लगता है, पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है? क्योंकि आपने कहा कि 1990 से ही आप धर्म में लीन नहीं है। देखिए, मेरे दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा कि ये कैसे हो गया, किसने लगा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कहूंगी कि हम अंधे हैं,
यदि मैं सनातनी हूँ, यदि मैं धर्म मानती हूँ, तो इसका मतलब मैं अंधी नहीं हूँ, मैं आँख बंद करके किसी भी व्यक्ति के पीछे चलने वाली इंसान नहीं हूँ। मैंने देखा जैसे ही, लेकिन बात आई कि किसने लगाया, तो बात आई कि आशुतोष ने लगाया। तो आशुतोष का एक मतलब वो 100 बार हम बोलते हैं ना, गरम तवे पे बोल के भी कोई चीज़ को बोल दे, तब भी उसकी बात को सच मत एक मिनट मानो। यहीं रुकिएगा आप। आशुतोष के बारे में आशुतोष महाराज जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में ये कि प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ के प्रबंधक हैं। वो बात अलग है कि 21 केस उनके ऊपर लगे हैं, जिनमें गुंडा एक्ट, गौवध, गैंगस्टर एक्ट, बिल्कुल, आईटी एक्ट, शामली के श्री शीटर, शामली लखनऊ गोंडा में केस, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, इतनी बिल्कुल, चीजें उनके बिल्कुल, साथ बिल्कुल, में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल है। इससे ज़्यादा ही हैं। आप कभी मिली हैं आशुतोष से, जो या बैठे बैठे इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, 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 ऐसे कैसे? देखिए, मैंने बोला ना कि हम सत्य के साथ खड़े होने वाले एक एक इंसान करके हैं। मुझे बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा, क्या आप आशुतोष से मिली हैं? बिल्कुल मिली हूँ, एक बार मिली नहीं हूँ, उसके साथ में बहुत समय व्यतीत किया है। सिर्फ बहुत मिलना तो एक समय छोटी व्यतीत, बात होती है। अच्छा, बहुत बिल्कुल। समय आपने व्यतीत किया है आशुतोष महाराज के। अब मुझे शुरू से बताइएगा, शुरू से शुरू कीजिए। पहली बार आशुतोष से कैसे, किन हालात में आप मिली? देखिए, मैं 2016 सावन का महीना, स्थान सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर हरिद्वार, वहां पर आशुतोष आते हैं अपनी एक जिनको वो माँ मानते थे, धर्म माँ, उनके साथ में। और वो पूरे सावन वहां रहते हैं, और मैं भी गुरुजी की सेवा में उस टाइम पर थी, क्योंकि सावन का कुछ कार्य हम देख रहे थे। तो वहां पर इनसे परिचय हुआ, रोज इनसे मुलाकात होती थी, बातें होती थी, ये हमेशा। हाँ, मुझे वो चीज आज तक याद है कि मैं सोचती थी ये इंसान, क्योंकि बिल्कुल ब्राह्मण वेश में ऐसे रहते थे, एक संत के वेश में धोती पहनना। और उसके बाद ये पता लगा कि आप क्या काम करते हैं? इन्होंने मुझसे भी पूछा। हाँ, ऐसे करके हमारा परिचय वहाँ पर हुआ। हाँ, और वहाँ पे एक बात ये हुई, जिस दिन सावन का आखिरी दिन होता है, उस दिन राखी होती है हमेशा। जी। तो पूर्णिमा वाले दिन तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरी बहन ने राखी बांधी है, कोई मेरा है नहीं, आप मुझे राखी बांधे। तो मैंने वो मना किया, लेकिन इसने राखी बंधवा ली और मैंने राखी बांध दी। और फिर वहां से मैंने अपने हृदय में माना कि आज एक ऐसे स्थान पे मैंने इसको राखी बांधी है, तो मैं इसका, क्योंकि यदि बांधी है तो उसका कुछ मकसद है। तो माई शायद कुछ चाहती है, हम उसको माई बोलते हैं, जो यानी माँ है। साल 2016 में आपने आशुतोष महाराज को राखी भी जी, बांधी, बिल्कुल राखी यानी बांधी, एक उसने तरह से आप बंधवाया। राखी बहन बनी। बिल्कुल राखी बहन, अब आगे धर्म बताइए, बहन। फिर उसी आगे टाइम, बताइए। उसी दिन इसने गुरुजी से दीक्षा ले ली, कैलाशानंद जी से, कैलाशानंद ब्रह्मचारी से इसने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद ये मेरा गुरु भाई भी हो गया एक तरीके से। अच्छा, तो ये धर्म भाई, गुरु भाई अच्छा, सबका मुझे होता रहा। मुझे बहुत शॉर्ट में बताइएगा, ये दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है? मैं अज्ञानी हूँ धर्म के मामले नहीं, में। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल हुँ, क्लियर बताऊँगी, दीक्षा लेना क्या होता है। दीक्षा कई प्रकार की होती है। एक दीक्षा होती है हम अपनी आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए लेते हैं, जिसमें कि आपका गुरु आपको एक मंत्र देता है, जिस मंत्र को आप करते हैं और समय-समय पे अपने गुरु को उसके बारे में बताते हैं, आपको अच्छा, क्या अनुभव हो रहा है। हुँ, एक दीक्षा वो होती है कि आप उससे संत बनते हैं, हाँ, कि मैं गई कि मेरा जीवन से मोह भंग हो गया, मैं संत बनना चाहती हूँ, तो वो दीक्षा अलग दी जाएगी। उसके बाद फिर अपने घर वापस नहीं आ सकते, फिर आप धर्म के लिए ही कार्य करेंगे, आपको कोई मठ दे अच्छा, दिया अच्छा, जाएगा। अच्छा, तो दीक्षा 2 प्रकार की है। इसने ठीक है, दीक्षा ली थी जो कि एक आम आध्यात्मिक उन्नति की दीक्षा थी, ना अच्छा। कि इसने धर्म की। अब आगे बताइए, आप बन गई राखी बहन साल 2016 में, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2016 से आज हम 2026 में आकर के खड़े हैं। 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि राखी बहन इतनी बड़ी दुश्मन बन गई कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की तो राखी बहन ये कहती है कि आशुतोष जी महाराज मत बोलिए, उन्हें आशुतोष ही कहिए। भाई बहन का रिश्ता वैसे ही बड़ा पवित्र बहुत होता है। पवित्र होता है, और बिल्कुल और होता और है। बहुत बार जो राखी बहन होती है ना, मुंह बोली बहन, उनके लिए इज्जत तो बहुत कहीं ज्यादा होती है। देखिए राशिद जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हम्म, रिश्ता बहुत पवित्र है। लेकिन यदि मेरा भाई है, यदि मेरा भाई अपराध करे, हम्म, मेरा भाई इतना घिनौना अपराध कर दे, तो क्या मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए? मैं मानूंगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें सनातनियों के लिए धर्म सर्वस्व सबसे मुझे पहले ये आता बताएं है। कि 2016 में जब आप राखी बहन बनी, जी, उसके बाद क्या हुआ? अभी हम आएंगे धीरे धीरे, ठीक उसके है। बाद क्या हुआ फिर? 2016 में वहाँ से हमारा परिचय हुआ। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि मैं एक संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय ब्राह्मण युजन सभा। अच्छा, तो हमने बोला कि ठीक है, अच्छा है। तो इन्होंने बोला आप उसमें जुड़ जाइए, आप उसमें काम करिए। हम्म, हमने बोला कि नहीं। अच्छा, वहाँ पे भी ये इसने मुझे क्यों किया? क्योंकि 2016 में तो मैंने इसको मना कर दिया, लेकिन उसके बाद में कुछ। अच्छा, जी रियली बताएं। सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। जिस वक्त आप राखी बहन बनी, क्या आपने तथाकथित भाई के केसेस के बारे में पता था आपको? बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं पता था। नहीं पता था। यदि इनको पता होता तो जो हाँ, कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी, उस अभी तो गिरी हैं, लेकिन उस टाइम पे वो अग्नि अखाड़े में थे, तो हाँ, कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी क्या इनको दीक्षा देते? बिल्कुल भी नहीं देते। अच्छा, 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 तो ठीक, अब उस आगे समय बताइए। अच्छा, फिर वो हाँ, इनके गुरुजी के सानिध्य में बहुत रहा, मतलब वहां हाँ, पे रहा। तो आपको क्या लगता है ना, जिस गुरु को आप मानते हैं हाँ, और आपको लगे कि वो इसको इतना स्नेह दे रहे हैं, तो इसमें कुछ विशेषता है।
और ये अपने आप को धर्म का चोला तो इसने पहना ही हुआ था, हाँ। कि अपने आप को पगड़ी पहनता था, टीका लगाता, धोती पहनता था, मतलब प्रॉपर दिखाता था कि मैं बहुत अच्छा। सनातनी हूँ और ये ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य अच्छा। करता था। तो इसने उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं यहाँ पे आज कहना चाहूंगी, क्योंकि इस केस से संबंधित है, कि हमारे जो गुरुजी है कैलाशानंद जी, उन पे एक नाम की लेडी ने का केस लगाया। का केस जब लगाया तो तब भी मैंने देखा कि संत थोड़े से कोई खुल के बोलना नहीं चाहते थे। तो हमें लगा कि इस पीठ पे भी, क्योंकि हम तो बचपन से आ रहे हैं, आज यदि कोई इन पे आरोप लगा रहा है तो हम भी उसी श्रेणी में देखे जाएंगे कि इस ऐसे स्थान पे जाते हैं। हाँ। तो हम कुछ लोगों ने मिलकर खड़े हो गए कि नहीं, हम इसका लड़ाई लड़ेंगे। और वो लड़ाई लड़ी और वो सबूत आया कि हाँ वो लेडी झूठी थी, और ठीक। वो कोर्ट तक जाना ही नहीं पड़ा, पहले ही सब खत्म हो गया। हाँ। तो यहाँ से उसको ये लगा कि ये तो बहुत हिम्मत वाली महिला है, तो ऐसे संगठन में महिला आ जाती है मेरे में, तो काफी अच्छा तो होगा। आपने फिर ब्राह्मण योजन सभा जो थी वो ज्वाइन किया? मैंने ज्वाइन करी, 2 साल इसने मुझे ग्रुप में रखा, मैंने कहा कब? कि मैं नहीं। वो साल कौन सा था? जुलाई 2019। अच्छा, ठीक। तो मतलब जुलाई 2016 2019 से मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई प्रॉपरली। अच्छा, 2016 से 2019 तक ये कन्विंस करता रहा, आप लोग की आ बातचीत जाइए। होती रही कि बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बहन, दीदी हम लोग साथ में काम बहन जी, करेंगे इसका समाज एक के ही लिए। था, बहन जी, बहन जी ये हम करिए। साथ में समाज के लिए काम बिल्कुल। करेंगे। ठीक है, आगे बताएं आप। अब जब हमने 2019 में आ गए हम। 2019 ठीक। में एक जो सबसे पहले इसने बोला कि आज आप नहीं आए तो मैं आपकी मतलब सोचूंगा कि आपने मेरी राखी का मान नहीं रखा, और आपको आना ही पड़ेगा। लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, और मैं जब वहां जाती हूँ तो मनोज तिवारी वहां पे चीफ गेस्ट थे, और आप सोचे खचाखच भरा हुआ था हॉल। यदि मेरी जगह कोई और भी होता तो सोचता कि इसके साथ इतना समाज खड़ा है, कितना बड़ा आदमी है ये, इसके एक इशारे पे मनोज तिवारी जी आए हैं। तो उस टाइम पे इलेक्शन का टाइम था और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम रहा। वो बाद में मैं बताऊंगी कि किसी और ने कराया था, इसने उसका क्रेडिट लिया था, किसी अच्छा। उसको मूर्ख बना दिया गया था। तो ठीक है, हमने फिर बोला कि नहीं चलिए, अब उस दिन मैंने इसको बोला रात को जब प्रोग्राम खत्म हुआ कि भैया अब मैं आपके साथ काम करूंगी, अब मेरी इच्छा है कि हम महिलाओं के लिए कोई अच्छा काम कर पाए, क्योंकि आपके पास है ऐसा। इसने इतना भोकाल बनाया हुआ था, इतने नेताओं के साथ फोटो वगैरह, तो मुझे मतलब इसने ये बताया कि फोटो से तो मैं नहीं मानूंगी कि किसी के साथ आपका संबंध है, लेकिन जो इसने बताया कि मेरे साथ इसका भी घर जैसा संबंध है, तो हमने कहा कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे, कुछ गलत नीतियां हैं, कुछ अच्छा कोई कानून बनवा पाएंगे, तो महिलाओं के लिए हम काम करना चाहते थे। अच्छा। तो हमने इसके प्रॉपरली ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कई मीटिंग हुई, हम मीटिंग में गए, फिर इन्होंने मुझे तब राष्ट्रीय सह संयोजिका की उपाधि दी। तो उसके बाद ये रहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्षा बने। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्षा की बात आई तो हमने इनसे ये पूछा कि आप पहले मुझे ये दीजिए कि आपके संगठन में अभी तक कितनी महिलाएं हैं और किस किस पद पे हैं, मैं अपने तरीके से काम। मैंने कहा बिल्कुल आपका फ्री हैंड रहेगा, आप अपने तरीके से काम करिएगा। तो जब हमने लिस्ट देखा तो कोई बहुत महिलाएं नहीं थी, लेकिन एक नाम मेरे उजागर जो हुआ सबसे बड़ा, नम्रता पाठक का, और एक अलका जी थे। तो वो उनसे मैंने जब बात करी तो उन्होंने बताया कि नम्रता पाठक जो है ब्रजेश पाठक की वाइफ को उन्होंने जोड़ा था, और वो जस्ट साइलेंट मोड पे ऐसे ही चल रहा था, उनका कोई मतलब ना तो लेना था ना देना, कुछ भी संगठन में था। तो मैंने इनको ये सुझाव दिया कि देखिए मेरी समझ में ये आता है कि नम्रता भाभी जी यदि हमारे संगठन में आ जाती हैं एक्टिव होके, तो मैं महिलाओं को बहुत अच्छे से जोड़ सकती हूँ फिर। तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्षा मत बनाए। तो 15 अगस्त 2019 का दिन था, हम नम्रता जी भाभी जी के यहाँ पे गए, उनको भाई साहब से बात भी हुई, और मतलब मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं पहली बार उनसे मिली तो मेरा अच्छा अनुभव रहा, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि आप लोग जो करेंगे, पीछे से कुछ मदद चाहिएगी तो वो हम करेंगे, लेकिन एक्टिव होके हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा आपको बस इतना ही जरूरत है हमें आपकी, और ये सब करके हम ये 2019 की बात, 2019 अगस्त की 15 अगस्त की। ठीक है। तो जब ये हो गया तो हम बड़े खुश, हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया, महिलाओं को बताया कि देखिए हमारे साथ उस टाइम पे कानून मंत्री थे भैया श्री ब्रजेश जी। तो हमने बोला कि बहुत अच्छा हो जाएगा और कुछ अच्छा कर पाएंगे। कई सारे वकील हमने जोड़े उधर से, लखनऊ से। तो हमने ये सोचा था कि हम गांव-गांव जाएंगे और महिलाओं को बताएंगे समाज कि के लिए हाँ, काम समाज करेंगे, के लिए कि धर्म के लिए काम तो करेंगे, काफी अच्छा काम कर ह्यूमैनिटी पाएंगे, के लिए काम करेंगे, यानी क्योंकि लोगों को आपने, चीजें ठीक पता नहीं होती। छोटे-छोटे गांव में जाके हम कैंप लगाना चाहते थे, ये हमारा अपना प्लान हुआ। अब वो जो महिलाएं जुड़ गई तो दुखद ये हुआ कि अगस्त में तो हमने शुरू ही किया था और सितंबर में इनके ऊपर एक केस लग गया। जो आपने देखा होगा, जो एक आजकल बहुत सोशल मीडिया पे एक लिस्ट चल रही है जिसमें 20 और 21 नंबर पे, जिसमें 376 डी की धारा भी है। अच्छा, तो वो केस इन पर लग गया। अब इनको जब केस लगा तब तक आईपीसी की 376 डी का डी मतलब ये होता है कि किसी का जो आप समझ रहे हैं अभी, एक टाइप समझ लीजिए इसको, अच्छा,
कि वो अच्छा। जब लगा, और भी धाराएं थी उसमें, तो यानी मुंह बोली बहन को पहला झटका तब लगा तब लगा कि जब ये ये क्या पता चला है। कि इतनी गंभीर धाराएं लगी हैं, आईपीसी का तब भी 376 डी भी इन्होंने लगा। हमें बताया नहीं, हमने एफआईआर बोला, इन्होंने हमें क्या बोला। क्या था ये केस, क्या था? और प्लीज किसी भी विक्टिम का हम नाम नहीं लेंगे, आप बस ये बिल्कुल, बताइए केस क्या था? ये केस ये था कि किसी ने ये बताया कि इनके चाचा जी ने, हम्म, इनके भाई ने और इन्होंने मिलके उस लेडी के साथ में ये सब किया, ठीक है, हम बोलना भी दुष्कर्म नहीं किया। चाहे, दुष्कर्म किया। दुष्कर्म किया, अच्छा। और किसी एक उसी के साथ में एक केस ये भी था कि किसी फलाना नेता के नाम से इसने उनसे पैसा लिया कि हाँ। ये काम करा देंगे, और पैसा लेके काम नहीं कराया गया। ये ये दो, दुष्कर्म वाला केस अभी भी चल रहा है या खत्म हो गया? ये बिल्कुल चल रहा है कि इसकी, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। ये यहाँ पे आपको बताएं, ये बहुत बड़ा एक वो है कि जब ये केस तो आ गया, अब केस के बाद इनको क्या लगा, ये इस बात से बड़ा खुश थे कि भाई मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मतलब ब्रजेश जी मेरे घर के हैं, इनको नहीं, ऐसा मुझे लगता था। मुझे मुझे एक बात ये बताइए, जब आपको पहली बार ये पता चला कि इन पर दुष्कर्म का केस लगा है, तो बहन होने के नाते आपने पूछा कि भाई आप मेरे भाई जैसे हैं, ये बताइए हाँ, आपके ऊपर इस तरह का केस लगा हुआ है, मैं आपके संगठन के साथ में जुड़ी हूँ, मेरी डिग्निटी का भी सवाल है, मैं परिवार वाली हूँ, मैं समाज में रहती हूँ, अगर इस तरह के संगठन वाले के साथ में मैं काम करूंगी तो तो हम बहुत दिक्कत महिलाओं का होगा, क्या? बिल्कुल। तो ये आपने पूछा मैंने 2019? पूछा, लेकिन कब पूछा, क्योंकि हाँ, इन्होंने हमें नहीं बताया एफआईआर क्या है। हाँ, इन्होंने हमें बोला कि किसी ने मुझे फंसा दिया है। किसने फंसा दिया है? तो इन्होंने एक पोस्ट बना के दी। मैं आती हूँ उस बात पे कि मुझे क्या झटका लगा। हाँ, हाँ, इन्होंने हमें एक पोस्ट, क्योंकि एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें कि मैं और एक और भैया थे जो हम्म, कि आगे लोगों को भेजते थे कि आज ये पोस्ट सब अपने अपने फेसबुक पे करेंगे। अच्छा। तो उसमें इन्होंने एक बनाया कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने मेरे ऊपर 20,000 का इनाम लगवा दिया और ये धाराओं में मेरे खिलाफ केस करा दिया। तो ये जब पोस्ट डालने के लिए बोला तो मैंने इनको तुरंत फोन करा, मैंने बोला ये पोस्ट कैसे कर सकते हो आप? अभी हाँ, तक तो वो तो आपको हमेशा इतना सपोर्ट करते हैं वो हाँ, हाँ, इंसान, और वो क्यों कराएंगे आपके पास ये ना? तो अच्छा। कहते बहन जी आप जानते नहीं राजनीति, आप तो नई नई आई हो, आपको नहीं पता क्या होता है। मैंने बोला जो भी होता है हम ये पोस्ट ना तो करेंगे ना किसी को करने के लिए कहेंगे, आपको करना है करवाइए, और यदि आप करवाएंगे तो हम मतलब इस बात से आपसे बिल्कुल भी 1% भी सहमत नहीं होंगे। तो हम्म, किसी ने भी, मैंने सब लोगों को मना कर दिया कि यदि कहीं भी ये तब भी नहीं करिएगा। तो यहाँ इसको गुस्सा लगा कि आप मुझे बचाना नहीं चाहते। हमने कहा अच्छा, कि नहीं, बात आप बताएं ना, एफआईआर क्या है, हम जाते हैं, हम बात करते हैं। हाँ, तो ये क्योंकि इसको पता था कि यदि दिखा दिया मैंने तो हम्म, दिक्कत हो जाएगी। हम्म, लेकिन हम देखिए ना, आप ये देखेंगे कि आप यदि किसी के साथ, जैसे आप आज हैं, आपके पास देश के बहुत नामी लोग खड़े हुए हैं, आपके पक्ष में दिख रहे हैं, तो मैं आपको कभी संशय की दृष्टि से जल्दी से नहीं देखूंगी। मुझे लगेगा नहीं यार, इन लोगों ने भी चेक किया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब जब इल्ज़ाम लगा तो इसने ये कहा कि एक डिग्निफाइड पोस्ट जो डेप्यूटी बहुत सीएम बड़ी की बात पोस्ट होती है, है। उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की। फिर आगे क्या हुआ? और नहीं, उसी के साथ में रातों रात एक वीडियो ये करते हैं अपनी पोस्ट, और वो भी बोला गया सब पोस्ट करें, और रोते हुए की वीडियो है। उसमें इसने कहा नवनीत राणा, नवनीत राणा समझेंगे आप तो एसपी अच्छा, गोंडा, हाँ, हाँ, जिन्होंने याद है की मुझे। जिनको घूस देने की कोशिश की थी, जिन्होंने इसको जेल भेजा था गो जेल भेजा तस्करी था, में। करेक्ट, हाँ, और अजय पांडे जो उस टाइम पे जो ये केस हुआ 2019 में, उस टाइम के एसपी के वो शामली के एसपी थे, हाँ, उनका नाम और 10 पुलिस वालों का नाम लेके कि ये मेरे को ना केस में फंसा रहे हैं, मुझे मार डालेंगे और मुझे बचा लीजिए, ऐसे करके वो आज भी पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे शायद। हाँ, तो हमने वो भी पोस्ट नहीं किया। हमने बोला कि क्या बात है भाई, तुम ये क्या करे जा रहे हो, मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा, मुझे हुँ, बताओ। नहीं मैं फंसा हूँ, क्योंकि ये उस टाइम पे अपना नंबर बंद कर चुके थे, किसी और के नंबर से बात करते थे, क्योंकि हुँ, डर था इनको पकड़े हुँ, जाने हुँ, का। हुँ, अब ज्यादा बात भी नहीं हो पा रही थी, हुँ, इतने में इन्होंने हमें कहा कि हम लखनऊ रुके हैं, आप लोग आ सकते हो तो आ जाओ। हमने कहा नहीं आ सकते। तो लखनऊ फिर भी हम लोग गए समझने के लिए कि सिर्फ यहाँ पे हम बात लोग क्या थी। मतलब कौन-कौन? एक और संगठन के हैं लोग। तो अब मैं किसी का नाम इसलिए नहीं, क्योंकि ठीक है, बहुत सारे लोग डरते हैं, आप कोई समझ बात नहीं। सकते हो, जी। और इस आदमी से भी डरते हैं क्योंकि हुँ। कुछ भी किसी के लिए अच्छा, बोल देता है। आप अपनी बात कहती रहें और कहने के साथ में एक बात याद रखिएगा, हो सकता है मैं आपसे आपकी कही हुई कुछ बातों के सबूत भी माँगूँगा, अगर आपके पास बिल्कुल, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत आपको हैं। सबूत दूँगी। ठीक है, अब तो आप ये आगे लखनऊ बढ़ाइए, लखनऊ लखनऊ में जो बुलाया गया। लखनऊ में ठहरे, हुँ, मेरी घर में मेरी बेटी का बर्थडे था, उसके बाद भी मैं गई। यहाँ पे सारी मैं क्या निभा रही हूँ, राखी की इज्जत रख रही हूँ सिर्फ, मेरा और कोई हुँ, मकसद नहीं था। हाँ, मैंने इसको वहां जाके सिर्फ सोचा कि मैं इसे समझूं। मुझे तो लगेगा ना कि शायद ये फंस गया है, हुँ, यदि हुँ, ऐसा कुछ है। हुँ, तो हमने कहा आप बताओ हमें, हम कहाँ जाएं, हम जाके करते हैं, आप हमें दिखाओ तो क्या है। हाँ, इन्होंने कहा वो हमारे पास है नहीं, लेकिन आप बहन जी बस ये समझो कि किसी तरीके से ना उधर बात करेंगे मनोज तिवारी के यहाँ पे, और वो हमें बचा देंगे।
अब बात ये थी कि इनको ये समझना चाहिए कि जब ब्रजेश भाई साहब थे उस टाइम पे कानून मंत्री, वो भी इनको बचाना नहीं चाहते थे। कैसे बचाएंगे? और इस बात का गुस्सा आ रहा है इनको। वो कह रही है हमें बचाना नहीं चाहते। हमने कहा बताइए इतने बड़े बड़े जब केस ठीक है है, यदि फिर आपके फिर ऊपर, फिर इसके तो बाद फिर क्या हम हुआ? वहां से एक दिन इससे मिलके वापस आ गए। हमने कहा देखिए हम यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि थोड़ा दिक्कत वाला मामला है, लेकिन आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो किसी और ने एक इनको नंबर दे दिया, वो मैं जगह का नाम आपको रिवील करूंगी, फोटो दूंगी जहाँ ये रुके थे। हम्म, उसके बाद ये फिर गोरखपुर चले गए। गोरखपुर जाके ये इन्होंने हमें फिर फोन किया। अच्छा, लखनऊ से गोरखपुर इस पहुंच गई दौरान है। क्या इन्हें पुलिस भी ढूंढ रही थी, तलाश रही थी? ढूंढ नहीं रही थी, 20,000 का इनाम घोषित हो गया था। 20,000 का इनाम घोषित हो गया था बिल्कुल, और इन्हें ये लग रहा था कि आप लोगों के जरिए थोड़ी सी सिंपैथी गेन की जाए, सिंपैथी इसके गेन बाद ताकि इनके हम लिए आप साथ दें। आंदोलन करें, आप लोग अनशन करें, आप लोग कि एक धर्म ध्वजावाहक के ऊपर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, तो देखिए फिर इसे इन्होंने बचाइए। रातों रात एक दिन क्या हाँ, किया था इसी चीज के लिए। हाँ, इन्होंने मेरा नाम लिख के कि मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण विजन सभा की संगठन महामंत्री ये घोषित करती हूँ, यदि मेरे भाई को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। आप सोच सकते हैं, ये आपके नाम से? मेरे नाम से पोस्ट इन्होंने टैग कर दिया मुझे अच्छा, फेसबुक पे। अच्छा, अब मुझे मैं बहुत ज्यादा फेसबुक देखती नहीं थी, इन्हीं के संगठन के लिए मैंने बनाया था। हाँ, मुझे किसी ने बताया तो मैंने इनको तुरंत, इनका नंबर था नहीं तो मैंने टैग हटाया और उनको बोला कि खबरदार आज के बाद ऐसी हरकत करिएगा नहीं, अच्छा, क्योंकि इनको रोज ये बड़ा अच्छा लगता है इनको ये वाला काम। मैं आत्मदाह कर लूंगा, मेरे ऊपर ये हमला करा रहा है, ये कितनी पोस्ट मैं आपको दिखा दूंगी, कितने सबूत दूंगी जो ये अच्छा, ऐसी बातें करते रहते सुरक्षा लेने के लिए। अब चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे गोरखपुर हुआ चले क्या। गए। गोरखपुर चले गए। अब ये हमें बड़ा अजीब लगा कि जब लखनऊ में तुम थे तो हम्म, गोरखपुर क्यों गए, हाँ, नहीं जाना चाहिए। तो कहते नहीं नहीं वहां पे योगी जी मिलेंगे। हमने कहा योगी जी का प्रोग्राम किसी से हमने पता कराया, क्योंकि आप जो सीएम हैं उनके ऐसे प्रोग्राम नहीं होते कि आपने बोल दिया वो यहाँ मिलेंगे तो। लेकिन ये सिर्फ अपने आप को किसी ने बोल दिया, जैसे इनके कोई खास लोग होते हैं कि रे चलो वहां चलते हैं, वहां आप छुप जाओगे। तो उसने उनकी, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि योगी जी को कुछ नहीं पता इस बारे में, कुछ नहीं था। अरे ये वो इस देश में और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं और देश के एक ऐसे नेता हैं जो क्राइम के खिलाफ जिस तरह का स्टैंड उन्होंने लिया है, जितनी तारीफ बिल्कुल की जाए सच कम। बात है। कानून का जिस तरह से शासन उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है, जितनी तारीफ की जाए कम। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो संकल्प दिखाया है जिसके जरिए कम से कम प्रदेश ने और बल्कि पूरे देश में ये कहा जाता है कि अगर कानून के दायरे में किसी को रखना है तो फिर किसी से अगर सीख लेनी है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेनी बिल्कुल चाहिए। सच्चे और हैं। अगर जरा सी भी ऐसी कोई बात उन्हें पता चले कि कोई उनका नाम लेकर के इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ये भी अपने आप में किसी के लिए भी बहुत जिगर वाली बात है कि अगर झूठ कोई बोलने की कोशिश भी करता है अब तो। हमें ये हुआ कि इसके पास, अच्छा तब तक हमें ये भी नहीं पता इस पे 20,000 का इनाम घोषित हो गया, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा हम उस चीज से। अच्छा जो संगठन में कुछ लोग थे जो कि राजनीति की महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े हुए थे, वो ये सब मुझे बताना नहीं चाहते थे। अच्छा इसको मैं सॉफ्ट कॉर्नर, इसको लगता था दीदी के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए और वो कुछ भी कर सकती हैं। अब हम सोचें कि क्या करें, और हम उस टाइम हरिद्वार में पढ़ाई कर रहे थे। ठीक तो हमने बोला कि देखिए हम अभी तो लखनऊ से आ गए, यहाँ पे आ गए हैं, हम नहीं आ सकते। कहते हैं एक भैया है, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, अच्छे हैं वो बहुत। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा, ये वो सब करके। ये गोरखपुर तक की गोरखपुर बात हो गई। की। इसके आगे क्या हुआ तो फिर? वहां पे हम मिलने गए इनसे। हमने कहा कहाँ है योगी जी? हाँ, तो कहते नहीं वो तो है नहीं यहाँ पर। तो हमने कहा क्यों फिर आपने ऐसी कहानी करी? हाँ, क्योंकि वहां से ये वापिस आना था इनको। वहां पे चले तो गए लेकिन वहां इनको ठीक से शरण नहीं मिली। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे की बात इनको ये बताएं। वहां से वापस हम हाँ, इनको लाए नोएडा में। नोएडा में जब ये रहे तो वहां से फिर ये वापस भाग गए और फाइनली 29 या 30 सितंबर 2019 की बात है, ये दिल्ली से पकड़े गए। ठीक है। ये इनके चाचा जी कहीं और से पकड़े गए, इनके छोटे भाई पकड़े गए, हाँ, ये उसी मुकदमे में। ये केस अभी भी चल रहा है। ये केस जो अभी भी चल अब रहा आगे है। की बात बताएं फिर आप। ये मुजफ्फरनगर थाने में इनको सजा काटी इन्होंने। वहां से इनकी सिस्टर है सृष्टि, उनका फोन आता है, जेल में दीदी। कितने दिन रहे ये? जेल में लगभग 2 महीने इनकी 2 बेल जब महीने। तक हुई। अच्छा। बेल कराई गई इधर से हाई कोर्ट से। तो जब हम गए ना थाने में, यहाँ से मैं बताती हूँ जो मेरे को झटके लगा ना, जो मुझे लगा जिंदगी में कि शायद मैं मूर्ख हूँ। मतलब मैं आपको स्पष्ट कहूँ सबके सामने कि मुझे अपने आप को लगा कि आदमी को पहचानने में शायद मुझसे गलती हो गई। ये इंसान ने मुझे बोला कि दीदी मेरे पास ये केस है। इसने मुझे पेन से एक एक केस नोट कराए हैं, जो आज कह रहा है ना झूठे केस। हाँ, और इसमें ये चल रहा है, इस केस में ये चल रहा है, इस केस में ये चल रहा है। और आप बस मेरी आपसे ये विनती है कि आप ये उनका, वो हमारे संगठन में ही थे 2 जो इधर हाई कोर्ट के वकील थे,
उनको फाइल पहुंचा दीजिएगा। हाँ, और हमने कहा कि चलिए ये तो पहुंचा देंगे, ठीक है, आप लेकिन अपना ध्यान रखो। और फिर मैं वहां पे समझा रही हूँ उनको कि भैया आपको अपनी बहन की शादी की फिक्र होनी चाहिए, आप कैसे चक्करों में पड़ रहे हो, ये कैसा सामाजिक काम है आपका। हाँ। अब वहां हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमें वो धाराएं वाराएं ये यानी सब तब ज्यादा तक पता भी नहीं था। आप इमोशनल थी एक बिल्कुल। बहन के नाते कि भाई ठीक है मुझे बहन मैं बोला जब रास्ते में ये वहां बात से, करते हुए, बल्कि मैं देख भी पा रहा हूँ आपकी क्योंकि आंखें भी राशिद जी मैं एक वहां से जब वापस आई ना, मैं समझ मतलब पा रहा हूँ आप मेरे इमोशनल जीवन का सी भी पहला हो रही। वो था कि वहां मुझे पता नहीं था, जब आप जेल में जाते हैं ना तो यहाँ पे कोई स्टैंप लगाते हैं आपके हाथ पे, हाँ, ठीक है। हाँ, वो स्टैंप मैं रास्ते पर मिटाने की कोशिश कर रही थी कि मैं एक परिवार, मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दिया था कि हाँ जाओ, लेकिन मैं सोचती रही कि मेरे घर में मेरे बच्चे देखेंगे, पूछेंगे क्या है ये। हुँ, तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा शायद मैंने ठीक किया गलत किया, मैं यही सोचते सोचते और मैं स्तब्ध रही थी। हुँ, अब जब वो हम फाइल लेके आए तो हमने अपने हस्बैंड को दिया कि देखिए आप जरा देखें क्या केस है इस पे, ये सब ये क्यों इतना परेशान है, इसके पीछे लोग क्यों लगे हैं। और राशिद जी आप यदि वो देख लेते ना तो हुँ, मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए कि ये तो कोई है ही नहीं ऐसी धारा जिस पे इस पे केस ना हो। अच्छा, इतने केस, ये तो कुछ भी नहीं है जो निकला हुआ है। अच्छा, ऐसे तो और कितने केस होंगे जो अब खत्म हो गए, जो इसने लिस्ट दिया था। हुँ, इसने क्यों दिया? क्योंकि इसकी बेल खारिज हो चुकी थी इधर से ना, हुँ, लोअर कोर्ट से। हुँ, तो वहाँ पे भेजना था। तो अच्छा, वहाँ भेजने के लिए वो पूरा बताना पड़ेगा कुछ सारा सिस्टम। और तब इन्होंने, हमने वो तो भेज तो दी फाइल, हमने अपने पास रखी भी थी उसकी पूरी कॉपी। हुँ, लेकिन जब हमने सब छोड़ा ना तो एक बार ये सोचा कि क्यों रखना किसी का गंद अपने घर में। मुझे पता होता आज ये दिन आ जाएगा तो शायद ये इतना बोल भी नहीं एक पाता। इससे पहले कि आगे की कहानी आप बताएँ चूँकि देखिए, आप महिला हैं और मैंने कहा ना कि आपकी आँखें देख कर के मैं काफ़ी हद तक समझ सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आज भी मुझे दुःख लग रहा है कि वो मेरा कुछ भाई बना और वो आज इतना कुछ गंदा काम कर रहा है, तो हुँ, तकलीफ होती है आपको, मतलब ऐसा नहीं लगता ना ऐसा कि लगा कि धोखा मिला धोखा बहन होने मिला, के नाते पैसे से धोखा मिला, इमोशंस का इमोशन धोखा से मिला, धोखा मिला। रिश्तों में तार-तार कर दिया इस आदमी ने, तो क्या बहुत रोई क्या भी होंगी किया? आप? बहुत रोई और ये सोचा कि मतलब मैं किस किस उसमें फँस गई कि मतलब क्या मैं करूँ इसके लिए अब? हुँ, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं तो भी हाथ बंध गए ना, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है, नहीं तो इतना आपके पास मुकदमे हैं, कौन क्या करेगा बताइए? हुँ, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। अपने घर के, अपने बहन का, किसी का फ़िक्र इसको नहीं है, ये हाँ, अपनी ही धुन में, मतलब जैसे होता है ना कि इंसान अपनी धुन में चले जा रहा है। बस मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए इसको खुद भी नहीं पता। हुँ। इसको बस भोकाल काटना या है और इतने सिक्योरिटी। इतने भर में धोखा था या आगे कहानी कुछ नहीं, और नहीं, भी नहीं, है? आगे तो बहुत कहानी, अच्छा इसके एक बाद एक तो 1 मिनट बहुत आप कहानी रुकिए। हुई। जी। मैं अपने व्यूअर्स को एक बात ये कह देना चाहूँगा कि ये जितने भी क्लेम्स हैं बबीता शर्मा जी अपनी तरफ से कर रही हैं। उनका ये भी दावा है कि जितने क्लेम्स हैं उतने उनके पास में सबूत हैं, उतने रेफरेंसेस हैं, कुछ मैसेजेस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने कुछ मेरे साथ में शेयर भी किया है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का कोई एजेंडा इंटरव्यू नहीं करता, ना मैं किसी के पक्ष में हूँ, ना किसी के विपक्ष में, एकदम क्लैरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर भी कोई इल्ज़ाम लगा है, तो फिर इसका फैसला करने का काम जज का है। आशुतोष महाराज अगर उन पर कोई इल्ज़ाम लगा है, तो इस पर फैसला करने का काम जज का है, लेकिन कहानियाँ कितनी हैं, इन कहानियों में रेशे कितने हैं, हर रेशे में धागे कितने हैं, इन धागों की कहानी क्या है, कितने आंसू हैं, कितनी खुशी है, कितने रिश्ते हैं, भाई-बहन की कितनी बातें हैं, वो यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी था। अब आप अपनी बात आगे कर सकते हो। राशिद जी मैं, टिश्यूज़ तो नहीं चाहिए आपको? हाँ, आपकी टिश्यू दे आँखें दीजिए। राशिद जी मैं ठीक है, जी। आपको एक बात बोलूँगी यहाँ पर कि मैं भी यही कहूँगी कि जो माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो ही सर्वोपरि है। हुँ, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते अभी मुक्तेश्वर दत्त जी ठीक है, गलत है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं जिस इंसान ने लगाया है, हुँ, आज क्योंकि वो मेरे, मतलब हम यदि सनातनी हैं तो हम ये बोलते हैं वो हमारे पिता हैं, पिता से भी बढ़ के सर्वोपरि है। हाँ। यदि आप सनातनी हैं तो, यदि उनके लिए हम खड़े नहीं हुए, तो फिर हम कुछ नहीं मैं कर आ रहा हूँ, सकते। उस केस पर मैं आ रहा हूँ। आप जेल में मिली और आपकी आँखें खुली, आपके हस्बैंड ने ये कहा कि अरे कोई केस बचा भी है जो इसमें ना हो। आपने बताया कि के अलावा ना जाने और कितने केसेज़ हैं जो पब्लिक डोमेन में बिल्कुल, हैं अभी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। पब्लिक डोमेन में हैं जो अभी। अच्छा, इसमें एक और, इतने भर में आपकी आँखें खुली, इसके बाद क्या हुआ? क्या आपने वो ब्राह्मण योजन सभा जो आप बता रही हैं वो संगठन उसमें रहीं या छोड़ दिया आपने? ये रहा राशि जी उसके बाद कि अ, मतलब हमें ये लगा कि अब हम जाएँ तो जाएँ, क्योंकि हम तो लोगों को जोड़ रहे थे कहाँ पे। और हम ऐसे बोलते थे कि भाई नहीं, ये तो बहुत अच्छा संगठन है, आप आइए, क्योंकि महिलाओं को जोड़ना बड़ा आसान नहीं होता। महिलाएँ जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करती हैं। तो
अब यहाँ बात ये आ गई कि अब जेल में तो ये थे, तो हम ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात कर रहे हैं कि भैया इनका बेल करा दो, कम से कम बाहर तो आए। इनके सारे लोग अंदर चले गए। इनकी एक बहन जो कुंवारी थी हैं, जो अनमैरिड हैं, सृष्टि, वो बेचारी अकेली रह रही थी घर में, और वो रोज जेल आती जाती थी इनके पास ना। तो कई बार ऐसा लग रहा था कि क्या इस बच्ची ने अपराध किया है, जो ऐसे भाई, ऐसे भाई, ऐसे पिता सब मिले कि इसकी यही काम है, वो फाइलें लेके वकीलों के पास दौड़ रही हैं। तो उसका भी दुख लगा, हाँ। लेकिन कुछ कर क्या सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे एक बात ये बताइएगा, दो चीजें हैं, अगर ये हिस्ट्री शीटर और जो पब्लिक डोमेन में भी है और जिसके सबूत आपके पास भी हैं, दो चीजें पूछना चाहूंगा मैं। ये प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ के प्रबंधक कैसे बने, और जिसके प्रबंधक अभी भी हैं, अपने आप को पीठाधीश्वर कहते हैं आके, जी। और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा कब ली? क्योंकि आपका ये कहना है कि इन्होंने कैलाशानंद महाराज जी से दीक्षा ली है, बिल्कुल। तो फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा कब ली? हाँ, यहाँ पर मैं एक छोटी सी कड़ी जो है वो बता दूं पहले, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आती हूँ। जब ये जेल से बाहर आ गए तो उस टाइम कोरोना काल शुरू हो गया था, और 2020 वाला है, 2020 वाला। ठीक है। तो उस समय पे क्या रहा कि संगठन का जो था, बस ये अपना कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करते थे, और थोड़े दिन ये चुप भी रहे थे। अच्छा। उस बीच में इन्होंने दिमाग लगाया कि अब तो मेरा पर्दाफाश हो चुका है काफी लोगों के सामने, क्योंकि बार बार संगठन बन रहा है, गिर रहा है। क्यों? जैसे जेल चले गए तो संगठन गिर गया, मतलब लोग जो थे हट गए। जैसे हम आए तो हमें पता लग गया, इसको समझ में आया कि लोग तो जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। जी। तो इसने क्या किया, मैं आपको दूंगी उसका सबूत। दिसंबर 2020 में एक शाकंभरी सिद्धपीठ करके एक ट्रस्ट बना लिया, और आप सोचेंगे ये क्या करता था व्हाट्सएप पे, ये लिखेगा इसके संरक्षक परम पूज्य कैलाशानंद गिरी जी, इसके कोषाध्यक्ष मनोज तिवारी जी, मतलब बड़े बड़े नाम। उनको पता भी नहीं होगा, मैं हाँ। आपको गारंटी दे सकती हूँ, उनको नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने एक बार पूछा था इनसे कि भैया यदि ये लोग आपके इस तरीके से किसी भी को आप कुछ भी ट्रस्ट बनाते हैं, उसमें ऐसे कैसे बन जाते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहता है कि ये थोड़ा भोकाल बनाना पड़ता है, जिससे कि लोग फिर चंदा देंगे अच्छा, हमें। फिर इसके आगे क्या हुआ? तो ये इन्होंने बना लिया। तो इसके बाद ये अपना फिर नया चेहरा जो उजागर किया इन्होंने। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये आ गए, दिसंबर में इन्होंने बनाया, फिर दिसंबर में इन्होंने नई कार्यकारिणी बनाई। उस कार्यकारिणी में इन्होंने मुझे बोला कि बहन मैं आपको अब संयोजिका बनाऊंगा, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता संगठन में। तो अब मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं इसका साथ नहीं दे सकती, इसकी परछाई के साथ भी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि तब तक मैं सारा कुछ इसका जान चुकी थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो गो तस्करी का केस था, इसने गो तस्करी के केस में कितना बड़ा झूठ बोला राशि जी। इसने ये बोला कि मुझे फंसाया गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी को पता है तुम्हारा ये केस? ये वही वाला केस है ना जिस केस में 2013 नवनीत राणा को यस ये घूस देने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तथाकथित तरीके से। बिल्कुल। और ये इसमें कई लोगों से जो पता किया उन्होंने बताया उस टाइम पे था ये उस सब में। अच्छा। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जब ये बाहर आया था तो इसने जो ये वीडियो डाली थी ना, इस जिसमें बोला नवनीत राणा मुझे ये केसों में फंसा रहा है, तो कोई इंसान का मेरे पास फोन आता है, उन्होंने बोला नवनीत राणा मेरा भाई है, ये आपके साथ मैंने इसका फोटो देखा, तो आप मुझे बताइए कि कैसे ये बोल रहा है ऐसा। तो हमने उसको बोला कि भाई कोई केस है, इसकी उस पे कॉन्फ्रेंस पे हमने बात कराई। इसने मुझे बोला कि मेरे लिए एक आप मेरे जिंदगी में देवी की तरह आई हो बहन, आप मुझे बचा सकते हो इससे, आप एक काम कर दो, नवनीत राणा से कैसे भी करके गवाही करा दो अच्छा, मेरे केस में, तो मैं बरी हो जाऊंगा। तो हमने बोला कि ये केस है, तो इसने कहा है। तो और दिमाग खराब हुआ कि अरे आप तो कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने मुझे ये दिखाया था कि कैलाशानंद गुरुजी ने ये लिखा हुआ है, मतलब साइन दिखाए थे उनके, ये लिखा हुआ है कि मैंने सारा कुछ देख के, इसके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, उसके बाद मैं इसका संरक्षक बना हूं। जबकि वो भी डॉक्यूमेंट झूठा था। वो कैलाशानंद जी गुरुजी ने क्लियर करा कि ये तो सब क्या फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ अच्छा, भी, मतलब उनके साथ भी फ्रॉड कर रहा था ये आदमी। तो अब इतना जब हम नवनीत राणा से बात करने की, कई केसेस तो ऐसे हैं कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी ऐसे की है कि आप यहाँ तक कि पहचान नहीं जजेस सकते। के भी सिग्नेचर्स कर दिए हैं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं। ये तो फिर भी ये सब करता है। कैलाशानंद जी महाराज बिल्कुल। के सिग्नेचर्स पर की दूसरा बात है। ये अपने इसमें एक फ्रेम बना रखा था, मतलब आपको मैं एक बताऊं इसका फ्रॉड, वो वहीं पे करके ना अपनी न्यूज बना लेता था, और जैसे लगेगा न्यूज़पेपर की न्यूज है कि इस न्यूज़पेपर में आया, ऊपर अमर उजाला लिख लेगा, कुछ भी लिख लेगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ इसके फिर बाद? ये क्या हुआ कि जब हमें पता लग गया, नवनीत राणा के यहाँ पे बात करने की कोशिश की, तो उनकी बहन ने बोला कि वो इसको मार डालेंगे बात करने की बजाय, तो आप बात भी मत करिएगा। तो यहाँ से क्लियर ये हो गया कि इसका केस अभी भी चल रहा है। फिर इसने वकील का नंबर भी दिया, गोंडा में कोई वकील है, एक बार उससे पैसे भिजवाने के लिए। तो मुझे समझ में आया, अच्छा तार जुड़े कि अच्छा इसने इसलिए बोला था, वो वकील का कुछ काम है इसका भी वहां पे।
अब यहाँ पे मैंने इसको बोला कि सब लोगों से मेरी रोज बात हो रही है जो संगठन में राष्ट्रीय स्तर पे थे, तो सबने बोला बहन जी आप छोड़ना चाहते हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन आप इसको छोड़िए मत, आप चुप रहिए, ये अपने आप निकाल देगा साइलेंट जोन पे रहने पे ना, गुस्से में जैसे सबको निकालता है। क्योंकि यदि आप अपने आप से कुछ बोल के चली गई ना तो ये आपकी फजीयत करेगा, ये कुछ भी कर सकता है। वो मैं भी देख चुकी थी कि किसी का कुछ भी नाम लेता था। तो हमने कहा कि ये हमें निकाले तो ये हमें भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हम इससे क्यों बेइज्जती खाएं। हम इसको छोड़ेंगे और कह के छोड़ेंगे किस वजह से हम छोड़ रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा विवाद था, तो मैंने एक पोस्ट डाल दी फेसबुक पे ये लिखते हुए कि जिस संगठन में कैलाशानंद ब्रह्मचारी गुरुजी मेरे नहीं है, उनकी छत्र छाया नहीं है, तो मैं वहां पर नहीं रह सकती और आपने मुझे झूठ बोला, इसका मुझे दुख रहेगा। आप मेरे गुरु भाई है, हमेशा रहोगे और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप उसका पालन करें। ये आपकी पूरी कहानी हो गई जो मैंने सुनी, ठीक है, आपने बता दी पूरी कहानी। अब आप मुझे ये 2020 के आसपास की बात है जब आपने संगठन छोड़ा, ये 7 जनवरी 2021 7 जनवरी 2021 यानी लगभग 5 साल पहले की बात है। हो गए। अब मेरा सवाल है, और हो सकता है कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बहुत तीखे भी हो सकते हैं। नहीं आप पूछिए। बिल्कुल बबीता जी, मेरा सवाल है कि साथ कोई डर नहीं है। फिर आप मुझे ये बता दिए कि 5 साल तक आप चुप क्यों थी? आपको कोई डर सता रहा था, कोई आपके ऊपर प्रेशर था? और 5 साल में क्या कभी आशुतोष महाराज ने आपसे मिलने की कोशिश की, आपसे बात करने की कोशिश की? देखिए, जब हमने पोस्ट डाला तो वहीं से डर की बात बताती हूँ मैं आपको कि मैं क्यों चुप हुई। इन्होंने मुझे 4-5 फोन कर डाले और मैंने फोन इसलिए नहीं उठाए, मुझे पता था ये मुझे फिर से कन्विंस करेंगे कि नहीं आप छोड़िए मत, क्योंकि ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप संगठन मत छोड़िए, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। इस बीच में जब मैंने इनका फोन नहीं उठाया तो इन्होंने मुझे किसी और से फोन कराया। उन्होंने मुझे बोला कि आप उनका फोन उठाएं और ये तुरंत डिलीट करें जो आपने पोस्ट करी है। तो हमने कहा कुछ भी मैंने उसमें लिखा नहीं है, जो सत्य है वो मैंने लिखा है और मैं सत्य से पीछे भटती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर आप वो कह रहे हैं कि मैं कुछ करूंगा, कुछ कहूंगा तो वो फिर मुझे शिकायत ना करें। तो मैंने बोला भाई ऐसा है, अब तो जो वो करना था ना, जितना उसने मेरी मतलब मुझे धक्का देना था, पहुंचाना था, वो पहुंचा चुका है। अब जो बचा खुचा है ना वो कर लेने देना उसको, उसकी इच्छा पूरी होने दो, लेकिन मैं अपने सत्य से नहीं डिग सकती, मैं नहीं हटाऊंगी। आज देखिए कमाल की बात कि मैंने नहीं हटाई तो इन्होंने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लिखना शुरू किया, एक महिला जो किसी भाई के साथ सो गई और जो किसी के साथ भी मतलब मेरे पास ये एक होटल है, उस होटल में मैंने उनको देखा था, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, वो मेरे पास एक सीडी में है, वो सीडी यदि मैं सार्वजनिक कर दूंगा तो किसी का तलाक हो जाएगा और ऐसी महिला को क्या कहेंगे, और जो महिला ऐसी होगी तो वो मेरे ऊपर कैसे आरोप लगाएगी। तो मुझे ब्लॉक कर दिया ताकि मैं देख ना सकूं। लेकिन मेरे वेलविशर बहुत थे, उन्होंने मुझे बोला दीदी देखो ये कर दिया ना इसने वो काम। ये जो स्टेटस है आपके पास में है? बिल्कुल एक एक, क्योंकि ये मैंने सारे इकट्ठे करे ही थे कि मुझे इसके खिलाफ। तब जब सब देखा ना तो मेरा दिमाग, मैंने बोला ये कैसे कर सकता है, जिस इंसान को मैं गोरखपुर लखनऊ कहाँ का लिए फिर रही, एक मतलब एक इनामी इंसान को के साथ खड़े होना भी एक अपराध था। लेकिन तब मुझे लगा था सामाजिक कुछ है, तब मुझे पता नहीं था इसका पूरी तरह से। बाद में पता लगा कि इस पे इनाम भी घोषित है। तो तकलीफ नहीं होगी क्या आपको? क्या आपका खून नहीं खोल जाएगा? आपका दिल नहीं करेगा कि इस इंसान को आप उसी तरफ उसी समय पकड़े और कुछ सुनाएं? लेकिन ये हमने इसको सारे स्क्रीनशॉट ले लिए, थोड़ी देर बाद इसने सब डिलीट कर दिया, ये लिख के कि मेरा बदला पूरा हुआ। तो कौन सा बदला ले रहा था वो? हमने क्या करा था इसके साथ में ऐसा? हमने तो इसको हर तरह से मदद की, पैसे से मदद करी, इसके साथ सामाजिक तौर पे मदद करी, इसकी कोई और इमोशनल तरीके से सहायता करी। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 7 तारीख के बाद में रिटेलिएट किया? हाँ, मैंने इसको फोन पे मैसेज करने की कोशिश करी, लेकिन इसने मेरे को सब जगह ब्लॉक कर दिया। मैंने लोगों को बोला, अब लोग लेकिन कैसे थे ना, लोगों ने बोला कि भाई हम कुछ बोलेंगे ना दीदी तो हमारे पीछे लग जाएगा। मतलब एक आदमी ने पता क्या बोला, मुझे बोला कि जब कोई कुत्ता भौंक रहा हो ना तो उसको आप उसके पीछे लगोगे, उसको थोड़ा छेड़ोगे ना तो आपको छोड़ के हमारे पीछे लग जाएगा। ये उनके प्रॉपर शब्द थे इसके लिए। तो मैंने बोला मुझे भी अब समझ तो यही आ रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो तुम इसका दूर हो जाइए, हाँ दूर हो जाओ इससे और इसको तुम रख लो। अच्छा, ये जो व्हाट्सएप स्टेटस और ये कब की बात है? क्योंकि जनवरी 2021 में आपने छोड़ दिया। ये है उसी रात की, जैसे ही मैंने उसी दौरान की बिल्कुल बात है। उसी रात की। उसके बाद कोई संवाद आपका आशुतोष महाराज के साथ में? उसके बाद आपका मेरा कोई संवाद नहीं। हाँ, संवाद हुआ उसका मेरे साथ। अच्छा, हुआ कब हुआ बताती हूँ। फिर क्या रहा कि हमारे जो गुरुजी हैं जिनका बार बार मैं बात कर रही हूँ, उनका पट्टाभिषेक था, वो आचार्य महामंडलेश्वर बनने जा रहे थे निरंजनी अखाड़े में 13 जनवरी को।
13 जनवरी 2021 में। तो वहां पे हमें सहपरिवार जाना था, मेरी माता जी, मेरी बहनें, मतलब हम सहपरिवार। तो वहां हमें जाना था, तो वहां इसको भी आना था। हमने ये सोचा था कि एक बार गुरुजी से सलाह लेंगे इस बारे में कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो उन्हीं के, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला मुझे जुड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि उनके प्रभाव को देखते हुए हम इनसे जुड़े। तब वो भी थोड़ा राजनीति में रखते हैं, तो हमने सोचा कि हो सकता है वो कुछ सलाह देंगे जो ठीक देंगे। तो इसलिए करके हम लोग 13 तारीख को किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। पहले मैं मनोज तिवारी जी के यहाँ गई 13 जनवरी 2021 में। मैंने उनको जाके बताया कि ऐसा ऐसा करके, क्योंकि वो राष्ट्रीय सलाहकार रहे, अब वो रहे कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इसकी नाम रहता जो था। पोस्ट डालता था उसमें होता था, जो फेसबुक पे उस पे व्हाट्सएप पे डालता था। तो उन्होंने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर हमने कहा ठीक है, हम गुरुजी के पास ही जाएंगे। तो हम 14 तारीख को वहां 13 तारीख की रात को हम पहुंचते हैं हरिद्वार, जो सिद्धपीठ है माँ की। ये वहां से बाहर निकल रहा था, करीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे। जब ये निकल रहा था तो मेरे हस्बैंड ने इसको देख लिया, वो गाड़ी में थे, उन्होंने गाड़ी को एकदम से ऐसे करके किया कि ताकि ये बाहर ना निकल सके, रुक जाए। इतने में मेरी मदर सब हम निकले। तो मैंने बोला कि हे आशुतोष इधर आ, तुमने क्या लिखा है? वो कहता मैंने बोला तो सही, इसने मेरे को लिखा था, मैंने इससे पूछा था, जब इसने नंबर खोल दिया कुछ टाइम बाद इसने मेरा दूसरे नंबर को बंद नहीं किया था, उससे मैंने पूछा एक एक स्टेटस का कि ये तुमने किसके बारे में लिख रहे हो, क्योंकि मैंने इसको ये बोला कि अभी मैंने त्याग पत्र इन द सेंस मैंने सिर्फ लिखा है, लेकिन तुमने अभी उसको एक्सेप्ट करके लिखा नहीं है कि हाँ ये चली गई हैं, तो मैं इस संगठन में हूँ, तुम किस महिला के लिए लिख रहे हो तो ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। यदि तुम्हें सच में ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बताओ, मैं उस महिला से बात करूंगी। और दूसरी बात, यदि किसी महिला का निजी मामला है तो आप उसको ऐसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताइएगा कि अच्छा ये आपका एक संवाद हुआ, फिर उसने जवाब क्या दिया? हाँ, जब यहाँ पे उसने मुझे बोला कि आप मेरी आप मेरी बहन हो, मैं आपको नहीं बता सकता, ये सब मैं आपको प्रूफ दूंगी, आपको मैं नहीं बता सकता। और ये जो है, मैंने बोला सीडी दिखा दो, तो कहती है सीडी मैं गुरुजी को दिखाऊंगा, तब आप देख लेना। तो हमने कहा ठीक है, फिर गुरुजी के पास तुम जा रहे हो उसमें? तो उसने कहा हम जा रहे हैं। तो हमने कहा हम वहीं मिलेंगे तुमसे। हम सब लोग पहुंचे। अब ये वहां पर जब मिला तो इसको मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारी बहन है ना? कि तो कहता हाँ जीजा जी। तो इन्होंने कहा मुझे जीजा मत कह, तो तेरे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने बोला मुझे बहन मत कह भाई, मैं तेरे तो मतलब मैं आज गंगा जी के सामने या माई के सामने कह रही हूँ कि ऐसा पाप मुझसे जीवन में हुआ है, शायद कैसे प्रायश्चित करूंगी मैं। तो इस इंसान ने मुझे क्या बोला राशिद जी, इसने मुझे बोला कि आप मेरी बहन हमेशा थी, रहोगी, और ये सब आपके लिए मैंने लिखा नहीं, आप बेकार में गुस्सा हो रही हो। और मैं डिलीट तो कर दिए। मैंने कहा बात ये नहीं है। तो इतने में हमारे, क्योंकि ना वहां पे मैंने बोला कि हम इतने समय से जुड़े हुए हैं, कुछ और पहलवान भाई हैं, वो सब निकल कर आ गए कि क्या विवाद है। तो मेरी मतलब भाई ने इसको मारने की कोशिश करी, तो मेरी मदर ने रोक दिया। मेरी मदर ने ये बोला कि जिस माई के सामने हम खड़े हैं ना, उनके सामने हम हिसाब उन्हीं पे छोड़ेंगे कि वो देखेंगी। लेकिन इसको बोला कि मैंने बोला तुम गुरुजी को सीढ़ी दिखाने वाले थे, अब चलो तुम गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं चलेंगे क्योंकि गुरुजी सोने चले गए, ये बोल दिया इसने। हमने कहा चलिए ठीक है, सुबह बताइए किस टाइम मिलेंगे आप? तो कहते 9 बजे। मैंने बोला 9 बजे यहीं मिलेंगे हम सारे लोग, और आपको सीढ़ी दिखानी है और बातें करनी है, और किसी के बारे में भी है वो सार्वजनिक करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि आपने मेरे लिखते ही लिखा है, तो मैं इसको ऐसा समझ रही हूँ आप मुझे डराने के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, तो आप क्लियर करिएगा। अब ये वहां से जैसे मारने के लिए मेरे भाई ने हाथ बढ़ाया, तो मम्मी ने रोका, तो मेरे हस्बैंड के हाथ में इसकी पगड़ी आ गई। तो उन्होंने इसकी पगड़ी छीन दी कि तू इस पगड़ी का हकदार नहीं है, क्योंकि तेरी इज्जत है ही नहीं। तो ये वहां से, अच्छा हम सुबह 9 बजे इसको जहां रुका था, पूछा आश्रम में कि इसको कहाँ रोका गया था, तो वहीं पे एक वो है धर्मशाला, वहां ही रुका हुआ था। अब मेरे भाई तो सुबह सुबह से लगे हुए थे कि, और हस्बैंड ये कि भाई उसको 8 बजे से पकड़ लाएंगे। तो 8 बजे वहां गए तो उन्होंने बोला वो तो रात को ही चला गया है। ये रुका ही नहीं। एक मोहित दुबे लड़का था, उसके साथ गया हुआ था ये रुका ही नहीं वहां पर। फिर उसके बाद कभी मुलाकात हुई? उसके बाद मुलाकात का कोई सिलसिला चला ही नहीं। ये आपकी आखिरी मुलाकात थी। आपने अभी तक इस इंटरव्यू में कई आरोप लगाए हैं। अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि आपके आरोपों में दम है या फिर नहीं, सच्चाई है या फिर नहीं, है तो जनता ही फैसला करेगी। लेकिन क्या आपके पास में सबूत हैं? अगर हैं तो एक एक करके मुझे दिखाना शुरू कीजिए। अपने मोबाइल फोन में अगर है तो दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो दिखाइए, कोई कॉल लॉग है तो दिखाइए, क्योंकि आपने अभी तक कई आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं आरोपों को तब तक सच नहीं मानूंगा या नहीं मान सकता, या मेरी जनता, मेरे व्यूअर्स भी नहीं मान सकते जब तक आप प्रॉपर सबूत ना दिखाएं। क्योंकि ये कहानी शुरू होती है 2016 से 2021 तक, और मुझे एक और जवाब का इंतजार है कि 2021 से 2026 तक 5 साल आप खामोश क्यों नहीं रही। और अगर एक महिला की डिग्निटी का सवाल था
तो फिर आपने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं कहा, पब्लिकली क्यों नहीं आई, आवाज क्यों नहीं उठाई? आप पहले एक एक करके मुझे सबूत दिखाइए। ये बिल्कुल मैं आपको सबूत दिखाती हूँ और उस सबूतों के बाद में जी। ढूंढ लीजिए, आप आराम से ढूंढ लीजिए और क्या क्या है आपके पास में और मैं जिसके आपको जरिए सारा वो तो मैं सारा ही आपको दूंगी। हाँ, मुझे यहाँ पे शेयर भी देखिए कर देखिए दीजिएगा, मेरे साथ दिखाइए में मुझे। मेरे सामने एक और आ गया है अभी। जी। वो मुझे याद आ गया हाँ। कि एक बार फिर से हम मिले इनसे। ये बात है 4 जुलाई 2022। अच्छा, ये ठीक है। लगभग जुलाई के महीने का ये है आपका, आप देखेंगे दिखाइए एक इसको। बार मुझे दिखाइए। हुँ, एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा, कि परशुराम जी के लिए एक रिसर्च का टाइप प्रोग्राम चला था हुँ, हरिद्वार में। माननीय सुनील भरारा जी ने किया था। हुँ, तो हम वहाँ पे सब लोग, मैं मेरे हस्बैंड, हम लोग गए हुए थे। हुँ, अब इसको भी बुलाया गया था। हुँ, जब इसको बुलाया गया था तो हम वहाँ दिखे तो ये भाग गया। हुँ, अब ये भाग गया तो इसको गुस्सा ये आया कि मुझे मतलब वो तवज्जो, भागा तो खुद ही ये डर के हुँ। मारे, क्योंकि इसको ये लग गया था, इसको मुझसे डर हो गया था कि ये मुझे ये भी जानता था थोड़ी दबंग है ये ना। आप मुझे अभी भी बताइए, वो हम्म ये सारी चीज़ें मैंने सुन ली है। आप हम्म सबूत बताइए कि आपके पास में सबूत क्या है? आपने बातें बोली, कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है इस दुनिया में और कोई भी बात कह सकता है, कोई भी कहानियाँ कह सकता है, लेकिन देश की जनता देखिए माने। ये आप, मैं जो बता रही थी दिखाइए। कि ये भाई था, राखी बंधवाता था मुझसे। अच्छा, ये तस्वीरें हैं। अच्छा, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी-सी बढ़ा दीजिए तो हाँ, मैं एक बार कैमरे पर दिखा भी देता हूँ। यानी ये बात है 2016 में जब भाई-बहन का रिश्ता बना था। 2019, 16 2000 में तो वो तो मंदिर की बात है, उसके मंदिर बाद की बात है। 2019 में ये संगठन में। एक बार दिखा हाँ दीजिए मुझे। देखिए, यानी ये जो बात कर रही हैं बबीता जी, ये बात है 2019 की, राखी बांधते हुए आशुतोष जी महाराज को। ये तो एक बात हो गई, लेकिन मैं फिर से आपसे ये पूछता हूँ कि आपने कई आरोप लगाए हैं। आरोपों को लेकर के और कुछ साक्ष्य आपके पास में है क्या? बिल्कुल साक्ष्य है। मैं एक एक करके आपको अभी दिखाती हूँ जो हुँ, इन्होंने उसमें डाला था। हाँ। अरे वो हस्बैंड के पास फोन है ना, उसमें सारे हैं इसके। आपको भेजे हैं मैंने, हुँ, आपको भेजे हैं मैंने, यदि आप देख पाएंगे। मैं जो आपने मुझे भेजा है, मैं अपने फ़ोन में ओपन करके दे दूँ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आप देखें, मैं एक एक करके बताती हूँ आपको, हुँ, क्योंकि ये दूसरा ये दूसरा लीजिए, मोबाइल मैं ये ले आई लीजिए हूँ। आप। हाँ, इसमें ये सारे लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लीजिए, दिखेंगे। लीजिए आप। कोई बात नहीं, आप मुझे एक-एक करके दिखाती रहें आप। देखिए ये जो है ये मैंने आपको वीडियो भेजी थी, जो ये हमेशा बोलता है ना, हुँ, इसमें ये कहाँ पर, ये न्यूज़ चैनल पे इसका पूरा चला था जब ये हुँ। गो तस्करी में पकड़ा गया था। ये 13 2013 की का बात है। 2013 का न्यूज़ कवरेज है। न्यूज़ कवरेज है, ये पूरा अवेलेबल है, अभी भी हुँ, है ये, आप कोई भी देख ठीक, सकता है ठीक है। इसको। और ये हुआ, उसके बाद हम आपको दिखाएँगे कैसे होगा राशिद जी, इधर से। ये देखिए, जहाँ इन्होंने दिनेश शर्मा जी के लिए हमें पोस्ट करने के लिए बोला था, क्या है? 2019 आप में। बताते रहें, व्यूअर्स देख लेंगे। आप बताते रहें दिनेश क्या है शर्मा ये? जी के लिए इन्होंने जो बोला था कि हुँ, हमें, हम पर मुकदमा किया, हाँ, इन्होंने लिखवाया है, जो अच्छा, हम लोगों ने बहुत विरोध किया था इनका, और हाँ, किसी ने भी ये पोस्ट डाली नहीं थी। अच्छा, और नीचे इन्होंने लिखा भी है, हुँ, कुछ लोग निकल भी गए इस ग्रुप से ना गुस्से में कि क्या बातें कर रहे हो। आप हाँ, देखेंगे नीचे, हुँ, और कुछ को रिमूव भी किया गया है। रिमूव भी किया इसने, हुँ, रिमूव किया तो मैं लेफ्ट कर गई कि नहीं ये नहीं हुँ। डालेंगे, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि झूठ है ये सब। अच्छा, ये आप ये समझें कि डेप्यूटी सीएम जैसी पोस्ट के लिए हाँ, इतनी झूठी बात, और हमसे इतनी करवाना गलत चाह रहा बात, है। इतनी सतही बात और बिना सबूत की बात कि उन्होंने अपना बदला लिया। एसपी इतना सा भी शामली से सबूत नहीं। 420, 211, 342 धाराओं में कराया गया 20,000 का इनाम मेरे ऊपर घोषित। भृगुवंशी आशुतोष पांडे, तो बताइए राष्ट्रीय जरा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा। चलिए और क्या है ये बताएं ये हो गया। आपने। अब ये यहाँ पर, यहाँ से इसका सब मामला ये शुरू जो हुआ था, हम्म, उसके बाद में ये आपका डाउनलोडेड नहीं है, ये आप हम्म, दिसंबर 2020 में हम्म, ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। हाँ दिसंबर दिखाइए। 2020 में ना, हाँ, ये वाला इसके नंबर से ये पोस्ट आई थी। हम्म, इसने ये बोला था कि जब जेल से निकल के आ गया था, इसमें आप नाम पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम्म, ये जो ट्रस्ट बनाया जिसके आप शाकंभरी पीठाधीश्वर बने फिर रहे हैं, हम्म, उस ट्रस्ट में किस किस के नाम लिख दिए इसने। अपने घर में ही इसका चल रहा होता है, मतलब फेसबुक हम्म। फेसबुक खेलता है ये ना। अच्छा, 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 अच्छा। तो यदि ठीक है। आप बात के साथ में उसके पूरे साक्ष्य मैं आपको मेल करूंगी, तो अच्छा, ये और यदि डाउनलोड होता है, ये शायद आप आप पढ़िए इसमें। ये आप
इन स्टेटस की बात कर रही हैं? ये तो स्टेटस है वो जो मेरा जिसमें मकसद इसने पूरा हुआ, यस जिससे यस बदला यस लेना था, सच्चाई बता करके बदला ले लिया, लखनऊ में होटल में सब देखा था, अब बताओ सार्वजनिक करूं या फिर नहीं? ये लखनऊ का इशारा क्या है? यदि किसी महिला के गंदे काम आंखों से देख लो तो महिला आपके साथ किस हद तक अच्छा। जाएगी। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा एक समंदर है, एक नाला हटता है, 10 नदियां जुड़ती हैं और पता नहीं कितने लोगों ने निकलकर संगठन बनाया, आज सभी घर बैठे हैं। ये हाँ। इशारा था कि यदि इसका क्या कहना था यहाँ पे कि एक कोई जात मतलब कोई महिला को आप देख लो, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि इसको ये लगा कि मैं कुछ ना कुछ बोलूंगी, तो ये बताना चाह रहा है कि भैया यदि किसी महिला को मैंने ऐसा देख लिया है, हाँ। तो इसका मतलब है वो महिला मेरे लिए क्या क्या बोलेगी। हाँ, तो अच्छा ये क्या है? आप एक चैट भी दिखा रही हैं आप? ये बताएं। चैट क्या है? इस चैट में लिखा है, हम्म। आप बात करो, मैं अब सोच रहा हूँ लखनऊ में ही एक फ्लैट ले लूँ। आज मैं विचार कर रही थी कि हमारे संगठन के उद्देश्य एवं उपलब्धियां क्या रहीं 6 महीने में। उसके बाद फिर जी भैया आपको ऑफिस मिल रहा हो तो फिर ज़रूरत नहीं, जब तक लखनऊ में कोई जगह नहीं होती। ये बात ये थी कि जब 6 महीने मुझे हो गए इसके संगठन में, जब करते करते देखते हो, तो मैंने इसको बोला कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे संगठन में होता क्या है। तो आप 6 महीने का, क्योंकि मेरा मानना तो ये था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो मैंने कहा 6 महीने की अपनी बातें करें कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या करना है। हाँ। तो इन्होंने बोला कि लखनऊ में एक ऑफिस मिल जाएगा तब कुछ करेंगे। मैंने बोला तब तक क्या कुछ नहीं करेंगे। फिर इन्होंने, क्योंकि जयेश जी एक थे हमारे संगठन में जिन्होंने बहुत पैसा लगाया, उनके ही उससे ये ठीक है। प्रोग्राम बना। तो मैंने बोला कि उनसे बोल दीजिए यदि कुछ करना है तो वो ऑफिस अरेंज करा देंगे। आपने ठीक है आशुतोष महाराज पर कई इल्जाम लगाए, उसे लेकर के आप तथाकथित तरीके से कुछ सबूत भी पेश कर रही हैं, आपने कुछ चैट दिखाए, लेकिन अभी भी मेरा दिल पूरी तरह से इस बात पर रजामंद नहीं हो पा रहा कि आपके पास में वाकई कोई पक्के सबूत हैं, कोई पक्के सबूत, कोई फोन कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कोई वीडियो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जिसके जरिए आप इतने बड़े इल्जाम लगा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो इल्जाम है, मैं इसको एक आपको दिखाना चाहूंगी। एक आदमी जो आज इतना कुछ बोल रहा है, वो आदमी ये कौन है? आशुतोष पांडे। ये जब इस पे 30 के ये किससे बात कर रहे हैं? वॉइस नोट भेज रहा है लोगों को, जो ये बोलता है सारी सरकार मेरे इशारे पे है। अच्छा, इस आदमी कोई साथ नहीं दे रहा था। ये कब का वीडियो है? ये वीडियो है 2019 का। हाँ। और ये उसी समय का जब ये गोरखपुर से हम इनको लाए थे उठा के। ये आपने रिकॉर्ड किया? किसी ने रिकॉर्ड करके भेजा था। किसी ने रिकॉर्ड करके वहाँ पे इनके अपने ही लोग थे जिनके घर पे आए थे ना नोएडा में। अच्छा। तो ये इसमें तथाकथित तरीके से ये कहना है बबीता जी का कि जो शख्स दिख रहा है, मैं फिर से कहूँगा, मैंने कोई फॉरेंसिक जांच नहीं कराई है, लेकिन ये बबीता जी का क्लेम है कि ये आशुतोष जी महाराज रो रहे हैं, 2019 का ये वीडियो है और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं, मुझे बचा लो। क्या बोल रहे हैं? एक बार सुनूं जरा मैं। क्या बोल कह रहे हैं? मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। मेरी आपसे बहुत उम्मीद थी। मेरी बात चलाओ कहीं पर। मेरी बात चलाओ। ये किससे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं किसी मिनिस्टर के यहाँ पर। और अच्छा। एक न्यूज चैनल थे उनको अच्छा। कि आपसे ही उम्मीद है मुझे, किसी तरीके से करके मेरी मदद कर दो। अच्छा। तो ये आदमी जो कुछ साल पहले ऐसे रो रो के, और कुछ वीडियोस हैं दुहाई मांग रहा था। वीडियो में एक वीडियो जो नवनीत राणा के लिए बोला, नवनीत राणा के लिए इन्होंने, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज मेरे सामने आई है, मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। प्लीज। हाँ। ये देखिए, ये आप, क्योंकि इन चीजों की जनता या फिर जब ये कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये देखिए, ये तो बात है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी बाहर निकलेंगे, बिल्कुल क्लीन चिट निकलेगा। और लेकिन ये फिर भी हम तो यहाँ पे इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको राशिद जी, कि ये उस टाइम पे ये सबूत जो है, तब तो इनकी जांच होंगी ना। आज तो हो सकता है हमारे मन में आए कि मन गढ़ बनाए हुए हैं, तब तो कोर्ट में जांच होंगी, तो तब क्या बोला जाएगा। अब ये एसपी शामली का नंबर इन्होंने हमें दिया था और हमारे सब लोगों से इन्होंने कम से कम 50-60 लोगों को फोर्स किया था कि आप इस नंबर पे भेजें, क्या लिखा हुआ है उसमें आप पढ़िए।
शामली पुलिस को खुली चेतावनी, ये जी। पढ़ना है मुझे। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भृगुवंशी आशुतोष पांडे जी को यदि 12 जुलाई तक सुरक्षा नहीं दी गई और 307 के हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 13 जुलाई 11 बजे लखनऊ में माननीय डीजीपी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। बता दें कि न्यायालय के आदेश के बाद भी शामली पुलिस द्वारा सुरक्षा नहीं मिल रही है। बबीता शर्मा, अच्छा ये आपके नाम से? ऐसे हाँ। जैसे मैंने लिखा है अपना हाँ। नाम और अपना पद लिख के हमें इस नंबर पे भेजना था। अच्छा 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 अच्छा, ओके। ठीक अच्छा, है, ये आप ऐसे लोग करके ये तो उनका निकलेगा ना उनके हाँ, नंबर पे। हाँ, तो अच्छा, फिर ये तो कुछ हुआ नहीं, फिर इनको लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरा, मैं अब क्या करूं। तो इन्होंने जो ज्ञापन था, ये आप देखें कि ज्ञापन दिलाया फोर्सफुली। ये हमारे उस टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष होते थे, ये फेसबुक से हैं अभी ये, लेकिन ज्ञापन तो उनके वहां पे ये ज्ञापन उन्होंने दिलाया। अब रुक जाइए आप जी। अब हम आ जाते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती पर जो भी आरोप लगाए हैं आशुतोष महाराज ने। जी। आप ये बताएं कि उन पर आरोप क्यों लगाए? आपको क्या लगता है, इंटेंट क्या है, नियत क्या है? देखिए क्योंकि धाराएं मामूली नहीं है। आईपीसी की धारा 351(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 ब्रैकेट 2, 5, 6, 16, 17 गंभीर धाराएं हैं। गंभीर, बहुत गंभीर धाराएं हाँ। हैं। यदि किसी भी, मैं आज ये कहूंगी कि यदि मेरे परिवार में भी कोई ऐसा किसी पर आरोप लगे तो मैं खुद खड़े होकर बोलूंगी कि भाई नहीं, इनको सजा होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर कि आशुतोष महाराज ने क्या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, अच्छा आशुतोष महाराज आजकल की तारीख में एक और बात कह रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, और साथ ही एक के नाम नहीं लेते, डेप्यूटी सीएम का नाम लेते हैं। वो मुझे पता है किस डेप्यूटी सीएम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी फितरत से वाकिफ हूँ। वो सिर्फ बदला लेना चाहते हैं हर किसी आदमी से ना, कि उसको बदनाम कर दिया जाए। आप ये बताइए कि एक इंसान की मंशा, राशिद जी आप ये सुनिएगा जरा, कि 2019 में आपने सुना किस बात पे कि मुझे सुरक्षा दी जाए, पढ़ा आपने? अब मैंने कहा ना कि तो पीछे की बात हम 2019 से, छोड़ हाँ देते हम हैं, वही अभी बोल रहे की हैं, बताइए आप लेकिन कि क्या है उसका क्यों- लिंक है क्या लिंक 2019 से लेके वो आज तक यही कह रहे हैं मुझे सुरक्षा दो, मुझे सुरक्षा दो। नहीं, आपके सुरक्षा जब पाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मासूम बटुकों को ले जा करके उनका बयान दिलाया जाएगा, ऐसा तो अपने नहीं ऊपर है। हमला कर सकते हैं, करा है उन्होंने, अपने ऊपर हमला करा नहीं है तो उन्होंने, अ, सिर्फ इसलिए ये दिखाने के लिए कि लोगों ने मेरे ऊपर हमला करा है, मेरे ऊपर इसने हमला किया है। मुझे मैं अभी आप भी नहीं समझ पा रहा हूँ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा के उनका क्या फायदा होगा। अगर वो आरोप झूठे हैं तो, मैं फिर से कहूंगा, अगर वो आरोप झूठे हैं तो, क्योंकि मैं, देखिए बबीता जी समझिएगा, आई एम अ जर्नलिस्ट, और मैं ऐसा नहीं कि कोई फेक पॉडकास्ट करके मैं किसी को भी लेकर के जजमेंट दे दूं, किसी नहीं को देना भी नहीं चाहिए। मैं आशुतोष महाराज का जो फैसला करना है, उनकी जो हिस्ट्री शीट है, बेहतर ये होगा कि इस हिंदुस्तान की जुडिशरी करे। मैं जुडिशरी नहीं हूँ। नहीं ये है। आपके क्लेम है, आपने इस तरह का क्लेम किया, मुझे ऐसा लगा कि दिखा देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अविमुक्तेश्वरानंद जी पर इल्जाम लगा करके आशुतोष महाराज को क्या मिलेगा? आप तो मुंह बोली बहन है। मैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसे इल्जाम, आप ये बताइए इनकी हिस्ट्री, फिर आप कहेंगे हिस्ट्री में, लेकिन ये उप मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगा, क्या मिला था इनको? झूठा इल्जाम था। डिप्टी सीएम पे इल्जाम लगाना छोटी बात नहीं होती, और वो भी जब आप ये कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के समर्थक हैं, और दूसरी तरफ आप उनकी उसमें वो कर रहे हैं। केसेस दो तरह के होते हैं, एक सेंसिटिव होता है, एक अल्ट्रा सेंसिटिव होता है। ये अल्ट्रा सेंसिटिव है, बिल्कुल मैं इसलिए है आपकी बात से क्योंकि सहमत हूं। नाबालिग बटुकों की बात है, और इनमें यौन शोषण, समलैंगिक अपराध, इन सभी की बात हुई है। और वो कहते हैं मेरे साथ पैदल यात्रा में चलिए, विद्यामठ बनारस जाकर के वहाँ देखिए, वहाँ पर लोग रंगरलियां मना रहे हैं, पंचम तल पे ले जाकर के मैं दिखाता हूँ। इस तरह की बातें हैं, कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान है। ये बहुत सेंसिटिव केस है, समझिए आप। लेकिन ये बयान कहाँ पर है? ये जज के सामने तो नहीं है। जज के सामने है। जज के सामने के बयान अभी कहीं भी क्लियर नहीं हुआ है। जज ऑब्वियस है, पॉक्सो कोर्ट में जज के ये तो सामने वो का बयान टीवी पे, पब्लिक वो होगा टीवी ही पे नहीं। आके बोल रहे हैं, वो टीवी पे आके बोल रहे हैं, तो नहीं, टीवी पे जज आके के बोलना। सामने बयान हुआ है, आप समझिए। और पॉक्सो कोर्ट में अगर कुछ भी होता है, पॉक्सो कोर्ट में वो बिल्कुल किसी भी तरह का बयान होता है, दलील होती है, जिरह होती है, तो आम लोगों को बाहर भी कर दिया जाता है। सिर्फ और बिल्कुल सिर्फ ठीक बात लॉयर है ये। होते हैं, जज साहब होते हैं, या मजिस्ट्रेट होते हैं, और उसके बाद विक्टिम का बयान कराया जाता है, और विक्टिम ने बयान दिया है। लेकिन विक्टिम का बयान जो है वो लीक कैसे हुआ है? लीक तो नहीं हुआ।
नहीं नहीं, लीक नहीं हुआ है, लेकिन बयान हुआ। विक्टिम ने सिर्फ बयान दिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ विक्टिम ने कि सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि नाबालिग मासूम बटुक जो हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना। नहीं, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे होंगे। हाँ। ये आपकी बात, चलिए मैं आज इस बात से सहमत हो जाती हूँ कि हाँ। वो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ। लेकिन बात ये है कि उन्होंने बोला क्या है, क्योंकि यदि हमारे सामने अभी तक न्यायालय, माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही है हाँ। कि उन्होंने क्या बोला है, वो सब सील्ड है, आपके सामने नहीं आया। जो भी कुछ आ रहा है टीवी पे, यदि बच्चे बोल रहे हैं आके, तो वो कुछ भी जो बोल रहे हैं उसने, लेकिन वहां पर क्या बोला, आप यहाँ पर एक बात को मैं पॉइंट आउट करूंगी। मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी बात को समझिएगा, एज अ जर्नलिस्ट नहीं, मेरी आप बात को बिल्कुल बिल्कुल समझिएगा। आप मुझे बोले, मैं आपकी बात से पूर्ण। आप अपने आप को उस जमाने में आशुतोष महाराज की मुंह बोली बहन कहती हैं, राखी बहन कहती हैं, और बल्कि मैं शायद एक थंबनेल लगता है ना, तो शायद मुझे थंबनेल में ये लगा करके बता करके दिखाना भी होगा, और मेरे ख्याल से आपको एतराज होना भी मुझे नहीं कोई चाहिए। एतराज नहीं है, क्योंकि अब मैं आज बिना किसी डर के सिर्फ सनातन की जी, जो रक्षा के उसने लिए, रक्षा के लिए रक्षा के और लिए, जो ठीक है। इसका पर्दाफाश करने की लेकिन जरूरत लगी। मेरे व्यूअर्स ऐसा क्यों ना समझें, आपके मन में कोई निजी रंजिश है इस वजह से इल्जाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे व्यूअर सवाल कर कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी इसका चाहिए। जवाब क्या होगा आपके इसका पास? जवाब मैं देती हूँ। यदि मुझे रंजिश होती हम्म, तो मैं 2021 से 2026 तक का इंतजार नहीं करती। आप चुप क्यों रही, यही तो बात है। ये चुप आपको जब लगा कि टाइमिंग इस वक्त है, उसी नहीं, वक्त की नहीं, टाइमिंग को नहीं, आपने नहीं, नहीं, उठाया हम चुप और क्यों रहे? पब्लिक कर दिया आपने। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका बात ये है कि जिस गुरु परंपरा से हम आ रहे हैं, वहां पर जब ये बोला गया कि कीचड़ से दूर रहना ही बेहतर है, और वहां पर बदला ले लिया गया, बदला ये लिया गया कि इसकी पगड़ी छीन ली गई और ये वहां से भाग गया, सबको क्लियर हो गया। उस दिन हमने ये कहा था कि आपको भैया हम कुछ और तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें इसने नाम नहीं लिखा। हमने कोर्ट भी जाने के लिए कोशिश की, हमने लॉयर से बात की, उन्होंने कहा आपका कहीं नाम नहीं लिखा, डिलीट भी कर दिया। तो आप कोई बहुत आप बड़ा इतने इस पे, दुखी हैं या गुस्से में हैं, आहत हैं, दोनों ही चीजें आक्रोशित हैं। हैं, है ना, आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं। पिछले 5 साल में आपको लगा नहीं कि एक बार फोन कॉल करके अपना नहीं क्रोध नहीं नहीं निकाला नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, यदि मैं इसको फोन कॉल कर दूंगी हम्म, तो ये एक ही बात करेगा, मुझे मारने की धमकी करने के लिए फोन आया। ये आप यहाँ जानते तो हैं। मैं भी हूँ, मेरा कैमरा भी है, करके देख लीजिए एक बार। अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो मतलब उसको हम छोड़ चुके। हमने ना गंगा जी में संकल्प उठा लिया था कि इस आदमी के कभी सामने भी आ गया तो साइड से निकल जाएंगे। तो वो हम लोग उस संकल्प की जो महिमा है ना, वो एक सनातनी समझ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे बात ये आई थी कि इसने डायरेक्टली कभी मुझे उसमें डायरेक्टली नाम नहीं लिखा, तो कुछ केस नहीं बन पा रहा था। उसके बाद ये रहा कि हमने ये बोला था कि देखिए भाई, हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका जो ब्राह्मण संगठन है, इस संगठन को आप चला नहीं पाएंगे। ये देवी माँ के सामने खड़ी होकर कह रही, जिस माँ की मैं पूजा करती हूँ। मैं उस वो बात संगठन पर खत्म हो मैं गया। उस बात पर आ रहा था, राशिद जी, जिस पॉइंट की आप बात कर रही थी, मैं उस पॉइंट पर आ रहा था। आपने कहा कि आपके नाम से मैसेजेस लिख करके भेज दिए गए, प्रोपोगेट कर दिए गए। आपने एक बात कही, आपने कहा कि इनडायरेक्टली आपको आहत करने के लिए, आपको अटैक करने के लिए, आपकी डिग्निटी पर अटैक करने के लिए स्टेटस में कुछ लगा बहुत करके कुछ दिखाया लिखा, गया, फेसबुक है पे भी ना? किया था, फेसबुक पर भी दोनों किया पे। था। इतना कुछ हुआ। अगर मेरे घर की महिला होती, ठीक है, कोई भी होती, वो बहन होती, बेटी होती, बीवी होती, माँ होती, कोई भी होती, मैं उसे ये कहता कि तुरंत ही लीगल एक्शन लो, जा करके केस करो, अगर तुम गलत नहीं हो। मैं आपके हस्बैंड से मिल चुका हूँ, बहुत सपोर्टिव हैं वो आपके लिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल है, क्या आप जिले क्या अपने हस्बैंड को आपने बोला, अगर ऐसा था, आपने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? 5 साल के बाद यही मैं, एकाएक 5 साल के बाद एकाएक बबिता जी आई। बबिता जी को ये लगा कि पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, टेलीविजन के नहीं नहीं, यहाँ मैं आपको कैमरा करेक्ट मेरा करूंगी, फेस करें, बिल्कुल और भी नहीं ये ऐसा एकदम है। सही वक्त है। तो इसी वक्त में अपने चेहरे के साथ में मैं ये बता दूं कि हाँ ऐसा ऐसा। उस वक्त आपने लीगल केस अभी क्यों नहीं मैं किया? उसी अगर कोई का, फोर्जरी हो रही थी, इतने केस से आप कर देती। देखिए हुआ क्या था, इन्होंने जब हमने एक वकील से बात जब किया, मेरे हस्बैंड ने किया, तो उन्होंने बोला कि इसमें क्योंकि इन्होंने कोई नाम नहीं लिखा, तो उस तरीके से आप इसको कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि मैसेज डायरेक्टली में इसने आपका किया है। नाम आपकी इजाजत के बिना अगर भेजा गया, आपने तब क्यों नहीं बोला? कौन सा जो पोस्ट इन्होंने हाँ, डाली, पोस्ट वो जी। पोस्ट तुरंत इन्होंने डिलीट कर दी थी। अच्छा। उसका हमारे पास, और ये भी जो इन्होंने डाले थे विद इन 15 मिनट्स, ये लिख के कि लास्ट में ये लिखा कि मेरा बदला पूरा हुआ, और 15 मतलब एक डाले जा रहा था। ये तो आप देखिए हर 5-5 7-7 मिनट के अंदर के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। इसने सब डिलीट कर दिया ये कह के, और मैं तो सारे ग्रुप को छोड़ के आई चुकी थी। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि देखिए इसमें कोई कुछ ऐसा बनेगा नहीं बहुत ज्यादा, और कुछ फायदा ऐसा होगा नहीं। फिर हम जब गुरुजी के वहां पे चले गए थे, तो गुरुजी को जब सारा मामला ये पता चला था कि ऐसा ऐसा है, तो
उनका भी यही था, कहना था कि इसने मेरे साथ जो किया, यदि मैं इसका नाम ले दूंगा ना तो ये पॉपुलर हो जाएगा, इसको फेमस नहीं करना है। क्योंकि मैं यदि आपका नाम कोई एक बड़ा आदमी लेता है तो आप ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो उनके यहाँ से भी इसको एक तरह का निकाला मिल चुका था, तभी इन्होंने दूसरे गुरु बनाए। कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट तो नहीं जो आपको हर्ट कर गया हो? बहुत बार क्या होता है ना, हमारा कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, हमें हर्ट कर जाता है। अब सच सच बताइएगा आप, कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं ना, इस तरह के गिले शिकवे शिकायत होते हैं। मैं क्लीन चिट उन्हें भी नहीं दे रहा और क्लीन चिट आपकी बातों को भी नहीं दे रहा, मैं बहुत ही न्यूट्रल हूं और मेरे व्यूअर्स बहुत ही समझदार हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ये इंटरव्यू इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये मामला अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ में जुड़ा है, उन पर आरोप लगाने वाले शख्स के साथ में जुड़ा है। जो आरोप हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन अभी भी एक जो महिला ये कह रही है कि वो उसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उससे रिलेटेड और कोई सबूत किस बारे में कि गलत हुआ, कोई फोर्जरी हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, डिग्निटी से अलग कोई बात देखिए हो गई, मेरे साथ या किसी दूसरी महिला के साथ में कुछ अभद्र होते हुए आपने देखा या जाना? आप अभी शायद कुछ लोग हैं जिनकी जो कि मतलब सामने नहीं आएंगे या सामने आ भी सकते हैं, उनका भी विचार है, तो वो उनके साथ भी किया है। जब पता किया तो ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी ही करता था। मेरे साथ में जो सबसे बड़ा किया, मैं यदि अपना कहूँ, मैं एज ए बबीता शर्मा यदि मैं एक्सेप्ट करूं, मैं बोलूंगी इसने मेरे साथ यही किया कि मेरे से पैसे खर्च करवाए, लेकिन वो मैंने अपनी खुशी से खर्च किए थे। मैं इसको दोष नहीं देती कि मैं भाई मानती थी, इसको कहीं जरूरत पड़ती थी क्योंकि इसका कोई आय का साधन नहीं था, तो वो मैं उसका ब्लेम नहीं करती और ना मैं ये कहती। लेकिन जो इसने, जब मैंने छोड़ा, तो यदि मैंने छोड़ दिया था और मैंने जिस कारण से छोड़ा, मुझसे जो झूठ बोलेगी, झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं है, तो इस वजह से हमने ये सब किया। तो इसको मेरे साथ में ये सब मेरे लिए, मतलब इनडायरेक्टली तो मेरे लिए लिख रहा था, वो उसमें नाम नहीं लिख रहा, डिलीट कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे लिए था। लेकिन मेरे को तो तब भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ। लेकिन जहाँ झूठ होता है ना, वहां मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे कुछ चीजें बहुत जल्दी जल्दी आप बताइएगा। जी बताएं। चित्रकूट के श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। क्या आपकी नजर में आशुतोष ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? यदि आप जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। कैसे, क्या होता है ब्रह्मचारी? आपका, यदि आपके ऊपर गैंग रेप का केस है, यदि आपके ऊपर रेप का केस है, आप देख, अच्छा चाहिए आप, ठीक है, 1 जुलाई 2019 प्रयागराज से रेप के केस में इनको NBW निरस्त हुए थे। हाँ, तो निकल सकता है वो तो डाटा पब्लिक डोमेन में है ना, तो वो निकल सकता है। वो मेरे सामने हुआ था, ठीक है, हमारे ही संगठन के लोगों ने। अगला मेरा सवाल, तो ब्रह्मचारी, एक मैं इसको एक सेकंड और यहाँ लूंगी। ब्रह्मचारी एक दीक्षा है जो कि सिर्फ अग्नि अखाड़ा देता है, और रामभद्राचार्य जी ब्रह्मचारी की दीक्षा नहीं दे सकते। अगला मेरा सवाल, क्या बबीता जी किसी पार्टी के साथ में जुड़ी हैं? क्या कोई इन्फ्लुएंस है, कोई बायसनेस है? आप देख सकते हैं कि यदि मुझे पार्टी के साथ जुड़ा रहना होता तो एक, हाँ, यहाँ पे क्या बबीता जी पॉपुलर होना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या बबीता जी को ये लगता है कि एक ऐसा मुद्दा आ गया है हिंदुस्तान के सामने जो बिल्कुल बहता पानी है, उसमें हाथ धो लो, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगी, मशहूर हो जाऊंगी? ऐसा मशहूर तो जिंदगी होता है ना। नहीं राशिद जी, ऐसा नहीं राशिद जी, ऐसा मशहूर होना है तो मैं जीवन में कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे एक शंकराचार्य जी पर ऐसा आरोप लगे और मैं मशहूर होने के लिए आगे आ जाऊं। क्योंकि यदि ऐसा होना, आप यहाँ पे, मैं आपको एक बात कहूंगी, आप ध्यान से एक बात समझिए कि जिस टाइम पे एक कानून मंत्री की पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी और मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थी, तो काफी बड़ी बात होती होगी। इतने इल्जाम आपने लगाए हैं, और चूंकि क्रिमिनल हिस्ट्री शीट भी है, ये भी तो हो सकता है ना कि काफी कुछ कहने और सहने के बाद में, या फिर जब इतनी गलतियां हो जाएं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपना आईने में अपना चेहरा देखता है और ये लगता है कि चलो ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि आशुतोष महाराज अब सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो कि चलो अब तो मैं पाप उजागर करूंगा। कमाल की बात है, कैसा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ ये? अपने तो सेल्फ रियलाइजेशन क्या है कि अपनी गलतियों को सुधार कर सुधर जाना। क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है इस इंटरव्यू में? पार्टनर क्या बोला? क्या आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है इस इंटरव्यू में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिर्फ क्या नियत है इस इंटरव्यू में बैठने की? नियत क्या है आपकी? इस इंटरव्यू में बैठने की नियत ये है कि मेरे शंकराचार्य जी, मेरे नहीं, सनातन धर्म के शंकराचार्य जी, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, शंकराचार्य जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक मठ है, वो एक परंपरा है। अगर मैं ये कोशिश करूं कि आशुतोष महाराज मेरे पॉडकास्ट में इस स्टूडियो में आए, क्या आप सामना करेंगी?
interview 1000% मैं चाहती हूँ लाइए उसको, मैं चाहती हूँ उसको लाइए और वो ये बताए। उससे सबसे पहले तो ये पूछिएगा, आप उससे ये पूछिएगा एक एक केस का। अभी तो क्या बोलता है पब्लिक में कि ये केस है ही नहीं, ये केस सब खत्म हो चुके हैं, वो ला के दिखाए। हम कहते वो ला के गो तस्करी के केस की क्लीन चिट दिखाए ना, होता है ना, आपका ऑर्डर आता है ना जब केस खत्म होता है, तो वो क्यों नहीं दिखा देता है? खत्म हो जाएगा मामला। वो क्यों नहीं दिखाता 2019 का केस कि नहीं जी मेरे पास कोई गैंगरेप नहीं था, ये देखिए मेरा तो कोर्ट ने मुझे बिल्कुल बाइज्जत बरी करा है। क्यों नहीं दिखाता? उसको दिखाना पड़ेगा ना। यदि वो दिखा नहीं सकता तो कहीं ना कहीं तो आखिर में मैं एक बात चाहूंगा कि एक विश्वास के साथ में मैं फिर से ये कहूंगा, ना तो मैं आपकी बात 100% मान रहा हूँ, ना ही 100% नकार रहा हूं। मानना भी नहीं चाहिए आपको। दोनों ही चीजें, नकार भी नहीं रहा क्योंकि और मान मेरी भी नहीं रहा। सच्चाई मुझे पता है और मैं चाहती हूँ जनता इसको सुने। अच्छा यहाँ पे मैं 1 मिनट आपकी लूंगी ये कहते हुए कि मेरा यदि आना होता, मुझे पॉपुलर होना होता, तो मैं वो छोड़ती नहीं संगठन। आप सोच सकते हैं एक कानून मंत्री की वाइफ आपके साथ खड़े होकर काम करने के लिए तैयार है और आप वो संगठन छोड़ देंगे? लोगों ने मुझे उस टाइम ये बोला था। अमूमन क्या होता है ना कि लोग ऐसे जो ऐसा अग्रेसिव इंटरव्यू होता है या एक्सपोजे वाला सो कॉल्ड इंटरव्यू होता है, इस नियत के साथ में होते हैं कि आगे चल के इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो बहुत ही, यदि मुझे इलेक्शन लड़ना होता तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या था? चलिए आखिर में बस ये बोल दीजिए, जनता की आंखों में आंखें डाल करके आपके सामने जो कैमरा है, जी बिल्कुल, कि मैं जनता के विश्वास को साक्षी मान करके ये कहती हूं कि मैंने इस इंटरव्यू में जितनी बातें कही हैं 100% सच है। ये आपका सच होगा, लेकिन मैं अभी इसको एंडोर्स नहीं कर रहा। बोलिए। देखिए मैं जनता से अपील करती हूँ और विनती करती हूँ कि जो आशुतोष पांडे है, जो सो कॉल्ड ब्रह्मचारी और अपना सिद्धपीठ का बना हुआ है, वो कुछ भी, वो सब गलत है। जो मैंने कहा है, मैं सिर्फ अपने हृदय को नहीं, अपनी मऊ देवी माँ को, जिस देवी माँ की मैं उपासक हूँ, जिसका मैं बचपन से उपासक हूँ, उसको साक्षी मानकर कहती हूँ कि आशुतोष ब्रह्मचारी ठग, बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी और ना जाने, मतलब ब्रह्मचारी तो वो लिख ही नहीं सकता, ये तो क्लियर हो ही जाएगा। और वो व्यभिचारी है और वो आगे किसी और को ना ठगे। और क्योंकि वो लोगों को ठग रहा था, उसका धंधा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज हमारे एक सनातन के उच्चतम शिखर पे बैठे हुए संत पर उन्होंने जो इल्जाम लगाया, तो मेरा आने का था। और इसके लिए मुझे कोई मशहूरी नहीं चाहिए, बस आप लोगों से विनती है, इसको समझिए और अपनी आंखें खोल के देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर व्यूअर्स से एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, और हाँ आशुतोष महाराज जी, मैं आपसे भी एक विनम्र निवेदन है मेरा कि आप पर कई आरोप लगाने वाली महिला बबीता यहाँ पर हैं, और अगर इनकी बातों का काट आपके पास में फैक्ट यानी तथ्यों के साथ में, निवेदन करूंगा कि इसी स्टूडियो में आप आएँ। स्टूडियो में नहीं तो मैं लाइव टेलीकास्ट आपका कर लूँगा, या जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देना चाहें ज़रूर आप आएँ, पधारें, अपनी बात कहें। क्योंकि मैं अपनी जनता को हाजिर नाजिर जान करके एक बात कहता हूँ कि स्टूडियो में कोई कुछ भी कह करके चला जाए, मैं उसे सर्टिफाई नहीं करता, मैं एंडोर्स नहीं करता। लेकिन कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं होता, जहां आग है वहां पर तपिश होनी है, और इस तपिश में कई विवाद है। विवाद के अगले चैप्टर में मुझे इंतजार है आशुतोष जी महाराज आपका। और व्यूअर्स, पूरा हिंदुस्तान, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बातें, जो क्लेम किए गए हैं बबीता जी के अपने हैं, एज इट इज़ आपके सामने रखे गए हैं, फैसला आप कीजिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्ते।